Hello guys, welcome and welcome back to my channel. This is Dr. Prasenjit Das, currently GR3 in the Department of Pharmacology, and I am back with one of my tutorials. So in today's class, we are going to deal with the topic that is effect of drugs on dog BP. So this is a part of pharmacology practical. So we are going to learn about computer assisted learning. अब आते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में मेनली आने वाला है. तो फर्स्ट वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट. एगोनिस्ट में हमें क्या क्या ड्रग देखना है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो आप इसी से आप समझ सकते हो. ठीक है. और ये परफॉर्म कैसे करना है आपको ऑलरेडी पता है, राइट? कि वी हैव टू सेलेक्ट द ड्रग, देन वी हैव टू क्लिक ऑन द इंजेक्ट बटन. वंस द ड्रग्स इफेक्ट इज देयर, देन वी हैव टू क्लिक ऑन सलाइन बटन. आफ्टर दैट वी कैन गिव द नेक्स्ट ड्रग. तो यहाँ पे आप देख सकते हो एपी लिखा हुआ है. एपी मतलब एपिनेफ्रिन. ठीक है. तो जब हम एपिनेफ्रिन दे रहे हैं तो हमें ये इफेक्ट दिख रहा है. ठीक है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द बाईफेसिक रिस्पॉन्स. ओके, बाईफेसिक रिस्पॉन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपको वाइवा में. ठीक है. और यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? इट इज़ बेसिकली 2 माइक्रोग्राम पर केजी. ओके, इट इज़ 2 माइक्रोग्राम पर केजी द डोज. यहाँ पे आप, और ड्यूरेशन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ड्यूरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है. दैट इज बेसिकली इन द इंटरवेंशन, नॉट इन द ड्रग. ठीक है. अब ये हमने दिया, उसके बाद में हमें इफेक्ट मिल गया. देन व्हाट डू यू थिंक वाज गिवन हियर? एनी आइडिया? यस, यहाँ पे दिया है हमने सलाइन. वाई? रीजन फॉर गिविंग सलाइन आफ्टर गिविंग एपिनेफ्रिन, इसका रीजन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. दिस इज टू रिमूव एनी प्रीवियस ड्रग्स लाइक द एपिनेफ्रिन विच वाज गिवन फ्रॉम द टिश्यू, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट द कंफाउंडिंग ऑफ द इफेक्ट, ताकि अभी जो हम जो ड्रग देने वाले हैं हमें सिर्फ उसका ही इफेक्ट मिले. वी डोंट गेट एनी इफेक्ट ऑफ द रेसिडुअल ड्रग्स, पहले वाले ड्रग्स. ओके. देन एनएपी. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया होगा? नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है. नॉरएपिनेफ्रिन का डोज दिया है यहाँ पे 3 माइक्रोग्राम पर केजी. सो ये डोज की चिंता आपको सिर्फ 1 या 2 स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स में आपको करना होगा. बाकी सब केसेस में यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द डोजेस. यू कैन इमीडिएटली गो विद द ऑलरेडी प्रेजेंट डिफॉल्ट सेट डोज. जो सॉफ्टवेयर में दिया जाता है डिफॉल्ट सेट डोज, आप उसी को डायरेक्ट सेलेक्ट करोगे ड्रग को, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन इंजेक्ट टू गेट द इफेक्ट. ठीक है. देन वी हैव आइसो, मतलब आइसोप्रिनालिन, एंड डोज दिया हुआ है 3 माइक्रोग्राम पर केजी ऑब्वियसली. देन वी हैव एसिटाइलकोलिन 5 माइक्रोग्राम पर केजी. देन वी हैव हिस्टामिन 3 माइक्रोग्राम पर केजी, एंड देन वी हैव एफेड्रिन दैट इज 200 माइक्रोग्राम पर केजी. सो ये सारे डिफॉल्ट डोजेस है बेसिकली, एंड यू कैन सी द इफेक्ट फॉर डिफरेंट ड्रग्स. और ये इफेक्ट क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इट इज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन. इफ यू थिंक योरसेल्फ, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट रिसेप्टर्स, then you can easily make out why these are the effects which are being shown on administration of particular drug. ठीक है. तो पहला वाला जो है एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन में हमें क्या दिखता है? दैट इज बाईफेसिक रिस्पॉन्स. ये हम डिस्कस करेंगे आगे क्यों आता है. ठीक है. देन इन केस ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? देयर इज इंक्रीज इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन द हार्ट रेट. देन वी हैव आइसोप्रिनालिन. हियर वी हैव डिक्रीज इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन द हार्ट रेट. Then we have acetylcholine. Here we have decrease in both mean arterial blood pressure and in heart rate. दोनों ही decrease हो रहा है. ठीक है. Then we have histamine. Here we have decrease in the mean arterial blood pressure and increase in the heart rate. Then we have ephedrine. Here we have increase in heart rate and increase in mean arterial blood pressure. तो ये हमें दोनों ही मिल रहा है यहाँ पे. ठीक है. अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है, देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज एट द एंड देयर इज अ समरी टेबल. अगर आप उसको रट्टा लगा लो, देन ऑल्सो यू कैन एक्चुअली go with this, and you can, if you are not able to get the concepts clear, then in that case you can just rectify the table at the end, and then you have to just write that down during the exam. But for doing the practical properly, you need to know the steps how you are going to give the drug. कैसे करोगे? First you are going to select the drug, then you will click on the inject button, then you will click on the saline button, then you are going to select the next drug, then we are going to अगेन क्लिक ऑन द इंजेक्ट बटन. तो ऐसे आपको करना है. और डोज कहाँ पे आपको चेंज करना है वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले प्रॉब्लम्स में. ठीक है. तो ये हो गया हमारे इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एगोनिस्ट. अब ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हो रहा है ऐसा इफेक्ट. उसके पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे कैसे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं. फर्स्ट, बाईफेसिक रिस्पॉन्स. वाई इज इट ऑकरिंग? दैट इज एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ बाईफेसिक रिस्पॉन्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है और ये हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. देन इंक्रीज इन बीपी इज मोर देन विथ एपिनेफ्रिन. कब? जब हम दे रहे हैं नॉरएपिनेफ्रिन. जब हम नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे हैं तब आप देख सकते हो कि इंक्रीज इन बीपी जो आ रहा है वो एपिनेफ्रिन से भी ज़्यादा आ रहा है. ऐसा क्यों? यहाँ पे आप देखो, दिस इज द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जब हम लोग नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे हैं, एंड दिस इज द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जब हम लोग एपिनेफ्रिन दे रहे हैं. तो यहाँ पे कौन सा ज़्यादा है?
आप यहाँ से लाइन बनाकर भी देख सकते हो हॉरिजॉन्टल, इट इज़ टू समवेयर कमिंग अराउंड 220, ऑन द अदर हैंड इट इज़ कमिंग समवेयर अराउंड 180. तो ऑब्वियसली इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर किस में ज़्यादा है, इट इज़ इन नॉरएपिनेफ्रिन क्यू. ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू आंसर इन द अपकमिंग स्लाइड्स. देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आइसोप्रेनिलिन. हमें ये तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया है आइसोप्रेनिलिन का इफेक्ट क्या है, क्योंकि वो बीटा 1 एंड बीटा 2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पे आइसोप्रेनिलिन का इफेक्ट क्या है, इट इज़ गोइंग टू कॉज डिक्रीज इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. ठीक है, ये हो गया. देन वाई इज द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इवेनेसेंट. इवेनेसेंट का मतलब ये है कि वाई दिस एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज वेरी शॉर्ट लिव्ड. आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमने एसिटाइलकोलिन दिया है, ये कुछ देर के लिए क्या बोलते हैं बीपी एंड हार्ट रेट दोनों फॉल हुआ एंड अगेन इट रीच नॉर्मल. मतलब बहुत छोटा सा रिस्पॉन्स आया है एंड इमीडिएटली द रिस्पॉन्स गॉट ओवर. ये आपको पता है, अगर सपोज एसिटाइलकोलिन का मेटाबॉलिज्म पता हो, देन इन दैट केस you can easily answer why this thing is happening. That is why the effect of acetylcholine is evanescent, but we will be discussing that in the upcoming slides. Then what happens when we give histamine, what happens when we give ephedrine. ठीक है, ephedrine ये लास्ट वाला है and here this is histamine. ठीक है, तो इसमें से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आपको सिर्फ वो रिसेप्टर वाले स्लाइड से ही मिल जाएगा, बट स्टिल वी विल बी डिस्कसिंग दैट वन बाय वन सो दैट यू डोंट मिस ऑन एनी पॉइंट्स. सो फर्स्ट आते हैं एक्शन ऑफ एपिनेफ्रिन, दैट इज एक्शन ऑफ एड्रेनलिन. एड्रेनलिन इज नथिंग बट एपिनेफ्रिन. तो फर्स्ट हमें याद रखना होगा कि ये कौन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करता है. सो एपिनेफ्रिन इट एक्ट्स ऑन विच ऑल रिसेप्टर्स, हियर यू कैन सी अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2. ठीक है, उसके बाद में क्या था, नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन में क्या था, ये बीटा 2 रिसेप्टर नहीं था. उसके बाद में क्या था, आइसोप्रेनालिन. वहाँ पे बीटा 1 एंड बीटा 2 था, अल्फा 1, अल्फा 2 नहीं था. ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है. सो इट शोज प्रीडोमिनेंट एक्शन ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर्स वाइल बीटा 2 रिसेप्टर्स आर वेरी सेंसिटिव. मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि अगर आप एपिनेफ्रिन दे रहे हो और एपिनेफ्रिन का डोज आपका ज़्यादा है, इन दैट केस अल्फा 1 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन जो होने वाला है दैट विल बी प्रीडोमिनेटिंग द एक्शन विच इज मीडिएटेड बाय द बीटा 2 रिसेप्टर्स. बट सपोज आपका एपिनेफ्रिन का डोज बहुत ही कम है जो आपने दिया है. ठीक है, हम तो डोज भी सेट कर सकते हैं यहाँ में इस सॉफ्टवेयर में. सपोज अगर आपका डोज ऑफ एपिनेफ्रिन बहुत ही कम है, so in that case only the sensitive receptors are going to work. और sensitive receptors कौन सा है इसमें, it is not alpha 1, it is beta 2. तो अगर डोज कम आप दे रहे हो एपिनेफ्रिन का, then you will get this beta 2 receptor mediated action, whereas when you are giving higher doses, in that case you will get both beta 2 mediated receptor action, alpha 1 mediated receptor action. but कौन सा प्रीडोमिनेट करेगा, alpha 1, क्योंकि alpha 1 का एक्शन ज़्यादा है in that case. ठीक है, so when we are giving हाई डोज, सपोज हम लेके चलते हैं, नाउ वी आर नॉट गिविंग अ लो डोज, वी आर गिविंग अ हाई डोज. इन दैट केस व्हाट हैपेंस, अल्फा 1 रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है. लेट्स थिंक अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे था, इट वाज प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल. ठीक है, तो ब्लड वेसल में क्या करता था, वासो कंस्ट्रिक्शन करता था. ठीक है, तो वासो कंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा, इट विल इंक्रीज व्हाट, पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस. पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस एक और बार कहाँ पे हमने इसको देखा है, बीपी में देखा था ना. बीपी का फॉर्मूला क्या था, कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस. तो हम पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, मतलब टोटल पेरिफेरल रेसिस्टेंस, दैट इज सेम थिंग. तो ये बढ़ रहा है. ओके, एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, व्हेन वी आर कॉजिंग दिस वासो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स by alpha 1 receptor mediated action, it will cause increase in the peripheral vascular resistance and as a result it will lead to increase in the blood pressure. So let's see क्या ये हो रहा है यहाँ पे. Yes, increase in the blood pressure हो रहा है. ठीक है, next it also acts on the beta 1 receptor. ये भी हमें जानना है कि हाँ भाई ये तो बीटा 1 रिसेप्टर पे भी एक्ट कर रहा है. जो बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे थे, हार्ट में था. सो इट विल कॉज पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक एंड ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट्स. मतलब इट विल कॉज इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज इन द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑल्सो. ये तीनों को बढ़ा देगा. एज अ रिजल्ट इट विल कॉज इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. क्यों, कार्डियक आउटपुट इज व्हाट, इट इज स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को भी बढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पे हार्ट रेट को भी बढ़ा रहे हैं. तो एज अ रिजल्ट इट विल इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई दिस कॉजेस इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट ऑल्सो. एज अ रिजल्ट वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, अगेन व्हाट, ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा. ठीक है, सो ऑल दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट, बीटा 2 रिसेप्टर का एक्शन कब ज़्यादा होगा. ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर भी एक्ट कर रहा है ना डेफिनेटली. सो बीटा 2 रिसेप्टर इज प्रेजेंट वेयर, लेट्स थिंक ये प्रेजेंट था आपका ब्लड वेसल में मेनली. ठीक है, तो वहाँ पे क्या कर रहा था, वासो डायलेशन कर रहा था. तो वासो डायलेशन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ओके, सो हियर यू कैन सी वासो डायलेशन विच लीड्स टू डिक्रीज इन द पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस, एज अ रिजल्ट डिक्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. बट ये इफेक्ट इंडिविजुअली आपको तभी मिलेगा जब
you are giving epinephrine in low dose, but if you are giving epinephrine in a normal dose or higher dose, then you will not get this effect in the predominant way, because in that case you will get the effect of the more powerful receptor जो है अपना अल्फा 1 रिसेप्टर. बट सेंसिटिव कौन सा है? जब आप इवन थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एड्रेनालिन दे दो तब भी आपका वो रिसेप्टर का एक्शन कर देगा. वो कौन सा है? वो है बीटा 2 रिसेप्टर. तो लो डोज जब आप दोगे देन यू विल सी दिस थिंग. ठीक है, अब इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे ग्राफ में. ठीक है, तो ये हो गया आपका एपिनेफ्रिन का ऑलमोस्ट कंप्लीट. सो यू कैन सी हियर द थिंग्स विच हैव ऑलरेडी मेंशन. ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये बताया है कि बेसिकली ये रिस्पॉन्स जो हो रहा है ना, बायोफेजिक रिस्पॉन्स, ये हो क्यों रहा है करके. ठीक है, तो जब हम पहले एपिनेफ्रिन दे रहे हैं, दैट इज हियर यू कैन सी हियर इट इज 2 माइक्रोग्राम पर केजी जो मैंने लिखा हुआ है एपिनेफ्रिन. ठीक है, सो we can take that it is a high concentration. So in high concentration it is going to stimulate both alpha 1 and beta 2 receptor, दोनों को stimulate करने वाला है. But किसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा? किसका इफेक्ट ज़्यादा मिलेगा? अल्फा 1 का, क्योंकि अल्फा 1 इज पावरफुल. व्हेन अल्फा 1 इज पावरफुल इट कॉजेज वासोकंस्ट्रिक्शन. वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या होगा? इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. वेरएज बीटा 2 क्या करेगा? डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. बट दिस इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इज मोर कंपेयर टू द डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. सो ओवरऑल यू विल गेट वन पीक. यहाँ पे आप जो देख रहे हो, दिस पीक यू विल बी गेटिंग दिस थिंग. ठीक है, दिस पीक, सॉरी, दिस इज द पीक. ओके, अब उसके बाद होता क्या है कि दिस एपिनेफ्रिन विच वी आर गिविंग फ्रॉम आउटसाइड, अब ये एपिनेफ्रिन डॉग की बॉडी में गया, देन इट विल स्लोली स्टार्ट गेटिंग मेटाबोलाइज्ड. कैसे मेटाबोलाइज होगा एपिनेफ्रिन? एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कैटेकोलिमिन्स कैसे मेटाबोलाइज हो रहे हैं? दीज आर मेटाबोलाइज्ड बाय द एंजाइम्स लाइक COMT एंड MAO. So it is catechol O methyl transferase, and then we have the monoamine oxidase. So these are responsible for metabolizing the epinephrine which we have injected into the dog. So as a result, अब जब हम epinephrine को metabolize होने दे रहे हैं in the body, so now the effect will slowly decrease. ठीक है, ये देख रहे हैं ना, effect will slowly decrease. क्यों? क्योंकि अब जो है बीटा 2 रिसेप्टर का एक्शन ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि डोज कम हो रहा है. डोज कम हो रहा है तो मतलब कि अब जो ज़्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर है उसका इफेक्ट हमें ज़्यादा दिखेगा. सो दैट इज द रीजन व्हाई यू कैन सी दिस डिप. दिस डिप इज बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ एपिनेफ्रिन बाय कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज. ठीक है, ये हो गया. अब ये मेटाबोलाइज होते होते बेस लाइन तक आ जाएगा. ठीक है, अब स्टिल देयर इज सम अमाउंट ऑफ drug, okay, in some amount of epinephrine still it is present. Okay, so till the baseline it is going to come because of this metabolism of this epinephrine by catechol-O-methyl transferase and monoamine oxidase. Now इसके बाद आप देख रहे हो एक डिप. ठीक है, ये डिप जो हो रहा है, ये डिप जो है फॉल इन द ब्लड प्रेशर, फॉल इन द मीन आर्टरी ब्लड प्रेशर. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन हैज डिक्रीज टू सच एन एक्सटेंट कि अब यहाँ पे सिर्फ ओनली द सेंसिटिव रिसेप्टर्स आर एक्टिव. एंड सेंसिटिव रिसेप्टर कौन सा है? बीटा 2. और अल्फा 1 तो सेंसिटिव नहीं है, अल्फा 1 इज मोर पावरफुल. तो अल्फा 1 यहाँ पे काम नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ काम करेगा आपका बीटा 2 रिसेप्टर. और जब बीटा 2 रिसेप्टर अकेला काम कर रहा है तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? वासो डायलेशन. ठीक है, तो वासो डायलेशन अगर कर रहा है तो वासो डायलेशन करेगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर. अब थोड़ी देर बाद में आप देख सकते हो कि फिर वापस ये नॉर्मल आ गया. ये नॉर्मल क्यों आ गया? क्योंकि जो बाकी बचा कुचा जो एपिनेफ्रिन था, जो बीटा 2 रिसेप्टर पे काम कर रहा था, थोड़ा बहुत जो बचा था वो भी धीरे धीरे मेटाबोलाइज हो जाएगा आपका कैटेकोलोमिथाइल ट्रांसफरेज से एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज से. सो एट द एंड व्हेन देयर इज नो ड्रग लेफ्ट, अगेन एवरीथिंग रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल. ठीक है, ये है आपका नॉर्मल. अगेन एवरीथिंग रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल, दैट इज नॉर्मल मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर द बायोफेजिक रिस्पॉन्स विच इज सीन व्हेन यू आर गिविंग एपिनेफ्रिन. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ऑलरेडी वी हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स. दीज आर एक्चुअली जस्ट द रिटन थिंग विच यू कैन राइट इट डाउन. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. इनिशियली देयर इज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर followed by a fall in the blood pressure. So this is called as the biphasic response of adrenaline. तो ये इन्फरेंस आपको याद रखना है जब भी आप एड्रेनालिन दे रहे हो. फर्स्ट देयर विल बी एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड फॉलोइंग दैट देयर विल बी अ फॉल इन द ब्लड प्रेशर. दैट इज द बाईफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनालिन. ये आपका एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी है. देयर विल बी अ क्वेश्चन वेयर दे विल आस्क यू टू डिमॉन्स्ट्रेट द बाईफेजिक रिस्पॉन्स ऑफ एड्रेनालिन.
सो इन दैट केस यू विल जस्ट सेलेक्ट एड्रेनलिन, जो नॉर्मली प्रेजेंट डिफॉल्ट डोज है उसको आप इंजेक्ट करोगे, एंड देन यू विल सी द बाइफेसिक रिस्पॉन्स. बट द क्वेश्चन डजंट एंड देयर इज वन मोर पार्ट टू इट विच वी विल डिस्कस लेटर. सो दिस थिंग दैट बाइफेसिक रिस्पॉन्स, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है. और वेरी इंपॉर्टेंटली आपको इसमें पता होना चाहिए कि हर एक जो पीक का पार्ट है वो क्यों हो रहा है बेसिकली, ठीक है. ये है आपका बाइफेसिक रिस्पॉन्स, ठीक है. तो पहला जो है हमारा राइस, ठीक है. ये राइस क्यों हो रहा है? क्योंकि उस टाइम पे जब हम एड्रेनलिन दे रहे हैं तब वो एक नॉर्मल डोज में था. एट दैट टाइम कौन सा इफेक्ट ज़्यादा होना चाहिए? अल्फा 1 रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शन ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अल्फा 1 रिसेप्टर इज हैविंग अ प्रीडोमिनेंट एक्शन ओवर बीटा 2 रिसेप्टर. बट बीटा 2 रिसेप्टर का एक्शन भी आपको मिलेगा, लेकिन पावरफुल कौन सा है? अल्फा 1. तो अल्फा 1 के कारण क्या होगा? वासो कंस्ट्रिक्शन होगा. वासो कंस्ट्रिक्शन तो होगा तो क्या होगा? बीपी बढ़ जाएगा, ठीक है. अब ये डिप का क्या कारण है? ये जो टिल दिस बेस लाइन इधर तक, ये डिप का क्या कारण है? The reason behind this dip is the metabolism of the epinephrine which we have injected by catechol O methyl transferase and monoamine oxidase. इन दोनों एंजाइम के कारण जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है एपिनेफ्रिन का, तो धीरे धीरे अल्फा 1 एक्शन कम हो रहा है, क्योंकि अल्फा 1 को क्या चाहिए? अल्फा 1 को चाहिए ज़्यादा ड्रग हुआ तो उसका इफेक्ट ज़्यादा दिखेगा. बट इफ द ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, that time we can see slowly the effect of beta 2 will start predominating. अब इसके बाद ये जो बेसलाइन तक तो आ गया, अब इसके बाद में फर्दर डिप. ये डिप क्यों हो रहा है? क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ड्रग इज सो लेस बिकॉज ऑफ इट्स मेटाबॉलिज्म बाई COMT एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज दैट नाउ अल्फा 1 रिसेप्टर्स आर टोटली नॉन रेस्पॉन्सिव, क्योंकि ये सेंसिटिव नहीं है ज़्यादा. बट सिर्फ बीटा 2 रिसेप्टर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बिकॉज दीज आर सेंसिटिव इन नेचर. एंड बीटा 2 रिसेप्टर व्हाट डज इट कॉज? इट कॉजेस वासोडाइलेशन. सो वासोडाइलेशन करेगा तो क्या होगा? डिक्रीज इन द बीपी, एंड दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर, डिक्रीज इन बीपी, ठीक है. अब उसके बाद में आते हैं, ये फिर से वापस नॉर्मल तक क्यों जा रहा है वापस, ठीक है. इसका रीज़न क्या है कि जो थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ था आपका एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन का, जो बॉडी में बचा हुआ था, अब वो भी मेटाबोलाइज हो चुका है बाई catechol O methyl transferase and monoamine oxidase. So now there is no drug left which can even act on this beta 2 receptor. अब beta 2 receptor पे भी एक्ट नहीं हो रहा है, तो vasodilation भी नहीं हो रहा है, तो जो पहले जो फॉल इन बीपी था अब वो भी नहीं होगा. एज अ रिजल्ट इट विल लीड टू नॉर्मलसी, ठीक है. So this is very important. Each in an individual part of this biphasic response, you need to know why that response is occurring actually. And हमेशा यहाँ पे जो normally students we make mistake, we used to make this mistake, even I used to make the mistake, same mistake, is that why this fall is occurring. Okay, this fall is not because of what? Beta 2 receptor mediated vasodilation. It is because of the metabolism which is caused by catechol O methyl transferase and monoamine oxidase. And following this fall till the baseline, then if there is a dip, that dip is because of the beta 2 receptor mediated stimulation. During this also beta 2 receptor mediated stimulation है, but आपको अगर पूछा जाएगा what is the reason behind this, you should not say beta 2 receptor mediated stimulation. You should say as there is metabolism of this adrenaline or the epinephrine which we have injected by the monoamine oxidase and the catechol O methyl transferase, this leads to decrease in the alpha 1 mediated action. That's it. ये होगा आपका आंसर. So with this we have completed the biphasic response also. Very important. This can come as a 10 marks question also. अब आते हैं एक्शन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन में. सो नॉरएपिनेफ्रिन हम जानते हैं कि इट इज़ गोइंग टू मेनली एक्ट ऑन अल्फा 1, अल्फा 2 एंड बीटा 1 रिसेप्टर्स. इट इज़ नॉट दैट कि it is not acting on beta 2 receptors, but its affinity towards beta 2 receptor is very less as compared to that of epinephrine. So because of this reason, you are going to see an increase in the mean arterial blood pressure which is more with norepinephrine as compared to epinephrine. Why? Because in epinephrine what we used to see, there was one action which was mediated by beta 2 receptors. ओके, सो बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या कर रहे थे? बीटा 2 रिसेप्टर कर रहे थे वासोडाइलेशन. एज अ रिजल्ट वासोडाइलेशन जब हो रहा था तो ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, ठीक है. बट यहाँ पे सिंस नॉरएपिनेफ्रिन इज नॉट दैट एक्टिव on beta 2 receptor, so we will not get this beta 2 receptor mediated vasodilation. As a result, जो increase in the blood pressure हो रहा है
because of the stimulation of alpha 1 receptors and the beta 1 receptors which is present in the heart, it is not being counteracted by the vasodilation which is caused by the beta 2 receptors. As a result, there will be an increase in the blood pressure, but there is a fall in the heart rate. Why do we get a fall in the heart rate? This is because when there is an increase in the blood pressure, okay, it is either it is because of the two reasons. Okay, first तो एक हो गया alpha 1 mediated vasoconstriction, दूसरा ये हो गया कि beta 1 in heart it is being stimulated leading to increase in heart rate, but this increase in heart rate finally leads to increase in the blood pressure. But because this blood pressure increase is very high, so it will be sensed by what? Baroreceptors, है ना? Baroreceptors अपना जो carotid sinus है, it is going to sense this increase in the blood pressure, and as a result, what it will cause? It will cause reflex bradycardia, जो आप यहाँ पे देख सकते हो. That is heart rate is decreasing. ठीक है, हार्ट रेट जो है डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस हार्ट रेट डिक्रीज इन द हार्ट रेट? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया विच ऑकर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर. ठीक है, सो अल्फा 1 रिसेप्टर mediated vasoconstriction leads to increase in the peripheral vascular resistance leading to increase in the blood pressure and mean arterial blood pressure, जो यहाँ पे आप देख सकते हो. It is not counteracted by the beta 2 mediated vasodilation because norepinephrine is not that good in acting over beta 2 receptors, which was seen in case of एपिनेफ्रिन. सो एज ए रिजल्ट इन एपिनेफ्रिन आप देख सकते थे क्या बोलते हैं, जो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर होगा वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम होगा बिकॉज अल्फा 1 मीडिएटेड एक्शन को काउंटरैक्ट कर रहा है बीटा 2 मीडिएटेड वासोडिलेशन, बट यहाँ पे वो नहीं है. नेक्स्ट, बीटा 1 रिसेप्टर जो हार्ट में प्रेजेंट है उसको स्टिमुलेट करेगा सेम, एंड इट विल कॉज इंक्रीज इन द हार्ट रेट, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट एंड देन कंडक्शन वेलोसिटी. एज ए रिजल्ट दिस विल कॉज इंक्रीज इन बोथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर. कार्डियक आउटपुट जब बढ़ रहा है इट विल कॉज इंक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड देन when we have this peripheral vascular resistance which is being increasing, this will also cause increase in the diastolic blood pressure. So overall mean arterial blood pressure increase hoga, but the fall in the BP, but the fall in the heart rate, why is it so? This is because of the reflex bradycardia, because of increase in the blood pressure. So यहाँ पे आप देख सकते हो ये नॉरएड्रेनालिन से कंपेयर, नॉरएड्रेनालिन जो है ये एड्रेनालिन के कंपेयर में ज़्यादा increase in the blood pressure कर रहा है, and there is no beta 2 mediated vasodilation. As a result, there is no fall in BP, but this marked increase in BP is responsible for causing reflex bradycardia. Overall inference हमें क्या मिल रहा है? It causes an increase in the blood pressure which is more than that produced by adrenaline, and a decrease in heart rate which is nothing but reflex bradycardia. So this is what we see with एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन. तो पहला हो गया था हमारा एपिनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन में हमने क्या देखा था? बाइफेजिक रिस्पॉन्स. ठीक है, इनिशियली अल्फा 1 मीडिएटेड एक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि डोज ऑफ एपिनेफ्रिन ज़्यादा है. Following that, it is getting metabolized by catechol O methyl transferase and monoamine oxidase which is present in the body of the dog. As a result, there will be a fall in this level of epinephrine. So it will reach the baseline just like that. And then when the concentration is very low, at that point of time क्या है? Alpha 1 receptor is not going to act. Only the most sensitive receptors, that is the beta 2 receptor, will be acting in that case. So beta 2 receptor is going to cause what? Vasodilation. Vasodilation करेगा तो decrease in the blood pressure होगा. That's why you get the dip, and then finally it reaches the baseline because जो थोड़ा बहुत concentration बचा हुआ था एपिनेफ्रिन का जो बॉडी में बचा हुआ था, even that gets metabolized. So in that case now you will not have even the beta 2 mediated action also. So that was biphasic response in case of what? In case of epinephrine. उसके बाद आते हैं नॉरएपिनेफ्रिन में. So नॉरएपिनेफ्रिन it acts on alpha 1 receptor, beta 1 receptor, beta 2 receptors and alpha 2 receptors. all इन चारों में एक्ट करता है, बट इट इज नॉट हैविंग एनी प्रीडोमिनेंट एक्शन, मतलब इफेक्ट ऑन बीटा 2 रिसेप्टर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो यहाँ पे जो वासोडाइलेशन हो रहा था पहले जो एपिनेफ्रिन में हो रहा था, दैट इज नॉट सीन. एज ए रिजल्ट द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्फा 1 मीडिएटेड वासोकंस्ट्रिक्शन इज मोर हियर. And also beta 1 receptor gets stimulated which is present in the heart, which leads to increase in the force of contraction, increase in the heart rate. So this will lead to increase in both systolic blood pressure and diastolic blood pressure, and at the end it will also increase the mean arterial blood pressure. But since there is increase in the blood pressure, it is sensed by the carotid sinus which is present in the internal carotid artery. So again there is baroreceptor reflex which leads to reflex bradycardia. That is the reason why in case of administration of norepinephrine you get rise in the mean arterial blood pressure which is more compared to that when seen compared to that which is seen with epinephrine, and along with that you will get reflex bradycardia, that is fall in the heart rate. So with this we have completed epinephrine and norepinephrine. Next we have isoprenalin.
So isoprenaline is also an agonist, but it acts mainly on beta 1 and beta 2. Out of this also it acts mainly on the beta 2 receptor, and beta 1 receptor पे इसका एक्शन थोड़ा बहुत कम है. So फर्स्ट थिंग, बीटा 2 रिसेप्टर पे जब ये एक्ट कर रहा है तो ये क्या करने वाला है, वासोडाइलेशन करेगा. वासोडाइलेशन करेगा तो क्या है, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, विच यू कैन सी हियर इजीली. मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो हो रहा है कम हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है. एंड वेन एवर देर इज अ डिक्रीज इन दिस मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, सो अब कौन सा रिफ्लेक्स काम में आएगा, दैट इज द बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स. सो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स इज गोइंग टू occur, and as a result, because there is a decrease in the blood pressure, now there will be increase in the heart rate, that is reflex tachycardia, जो यहाँ पे आप देख सकते हो reflex tachycardia. Also another reason for this increase in the heart rate is that this isoprenaline is also going to stimulate the beta 1 receptors which is present in the heart, although the stimulation is less as compared to that of the beta 2 receptors, but still when the beta 1 receptors are also stimulated in the heart, it will cause increase in the heart rate, you know, increase in heart rate, force of contraction, and then conduction velocity will be also increased. So because of this also there will be increase in heart rate. So यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीज आपको मिल रहे हैं. एक फर्स्ट है डिक्रीज इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, ठीक है. क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बीटा 2 मीडिएटेड वासोडाइलेशन. एंड देन इंक्रीज इन द हार्ट रेट, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया. एंड द अदर वन इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट स्टिमुलेशन ऑफ द बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द हार्ट, ठीक है. So these are the effects which you will see with isoprenaline. यहाँ पे आपको fall in mean arterial blood pressure मिलेगा and rise in the heart rate. Next आते हैं acetylcholine में. Acetylcholine we know it is parasympathetic neurotransmitter obviously, so it is going to act mainly here on the muscarinic receptors. So muscarinic receptors हमने already देखा था, M1 and M3 which are present in blood vessels. So वहाँ पे ये क्या कर रहे थे, वासोडाइलेशन कर रहे थे. तो वासोडाइलेशन करेंगे तो क्या होगा, अगर वासोडाइलेशन हो रहा है सो इट विल कॉज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, राइट. सो एज यू कैन सी हियर ये क्या हो रहा है, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इज डिक्रीजिंग. देन नेक्स्ट, हार्ट रेट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग. ओके, व्हाई इज इट सो, दिस इज बिकॉज इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट ऑन द M2 रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द हार्ट. और M2 रिसेप्टर क्या था, पैरासिम्पैथेटिक रिसेप्टर्स था. सो M2 रिसेप्टर जब स्टिमुलेट हो रहा है इट विल कॉज व्हाट, ब्रैडीकार्डिया, ठीक है. तो ब्रैडीकार्डिया हुआ, सो अगेन देयर इज decrease in the heart rate. So with acetylcholine you are going to get both decrease in the heart rate and decrease in the mean arterial pressure. And how this vasodilation occurs is basically by the release of this endothelium derived relaxing factor and nitric oxide by this acetylcholine, and as a result this will cause the vasodilation by relaxation of the vascular smooth muscles. Next you can see this effect जो यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ये effect है, that is fall in the blood pressure and fall in the heart rate, it is for a very small duration. Why is it so, this response is actually called as evanescent response. Okay, जो हमने already पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था. और ये क्यों हो रहा है, this is because this acetylcholine gets metabolized by the enzyme cholinesterase in the body. As a result, this blood pressure decrease and heart rate decrease, it reaches the normal value immediately, quickly, क्योंकि हमारे बॉडी में acetylcholinesterase है. So the same thing is there in the dog's body also. So this acetylcholine gets easily metabolized. तभी you can see acetylcholine is not having its own use, like you know, like it is not used therapeutically for most of the reason because it gets easily metabolized. So that is the reason why you get the evanescent response with acetylcholine. So finally, inference, a normal or low dose of acetylcholine, it is going to cause a transient fall in blood pressure and heart rate. And this transient word is important because the acetylcholine gets metabolized, ठीक है. अब एसिटाइलकोलिन भी हो गया. उसके बाद हम आते हैं हिस्टामिन में. तो हिस्टामिन किस पे एक्ट करेगा, H1 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, H2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा जो प्रेजेंट है आपका ब्लड वेसल्स में. एंड सिंस दिस are responsible for causing vasodilation, so it will cause a decrease in the blood pressure, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, that is decrease in the mean arterial blood pressure. And whenever there is a decrease in the blood pressure, it will lead to stimulation of the baroreceptor reflex again. So baroreceptor reflex stimulate होगा तो यहाँ पे क्या होगा, reflex tachycardia, that is increase in the heart rate. So with histamine you get decrease and increase in the heart rate. Okay, so यहाँ पे आपको मिल गया है the action of histamine. So H1 is responsible for causing this vasodilation and H2 is responsible for positive chronotropic activity which is responsible for causing this reflex tachycardia, ठीक है. तो vasodilation के कारण हो रहा है fall in the blood pressure and there is reflex tachycardia leading to increase in the heart rate. So histamine is also done, it is also an agonist. Now
the last agonist, that is ephedrine. So ephedrine का mechanism of action is comparatively different from all the drugs which we have discussed so far. That is, it is acting both directly and indirectly. तो ये करता क्या है बेसिकली? How is it acting both directly and indirectly? Directly is that it acts on the alpha 1 receptor and beta 1 receptor, the adrenergic receptors. Okay, so alpha 1 receptor पे अगर ये एक्ट करेगा तो क्या करेगा? वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा. वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा तो क्या? इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर होगा. नेक्स्ट, बीटा 1 रिसेप्टर पे अगर ये एक्ट करेगा जो प्रेजेंट है हार्ट में, तो इट विल कॉज व्हाट? इंक्रीज इन द हार्ट रेट. सो देयर इज इंक्रीज इन द हार्ट रेट. ओके, तो इंक्रीज इन हार्ट रेट हमने देख लिया, इंक्रीज इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हमने देख लिया. नेक्स्ट, ये है इसका डायरेक्ट मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट कर रहा है. बट in indirect mechanism, there is one thing called as the indirect mechanism, जहाँ पे this ephedrine is responsible for the release of norepinephrine from the synaptic vesicles into the synapse. मतलब ये क्या कर रहा है बेसिकली? जो नॉरएपिनेफ्रिन स्टोर्ड है सिनेप्टिक वेसिकल्स में, जो मतलब अपना प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में रहता है, उसको ये रिलीज करवाएगा. एंड एज अ रिजल्ट दिस नॉरएपिनेफ्रिन विल ऑल्सो एक्ट ऑन दिस अल्फा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2 रिसेप्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट द increase in the blood pressure and increase in the heart rate. But if you keep on giving this ephedrine for a repeatedly, in that case what happens is this indirect action slowly decreases. क्यों? क्योंकि जो नॉरएपिनेफ्रिन जो स्टोर्ड था पहले प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स में, वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है. एंड देर विल बी अ पॉइंट व्हेन देर विल बी नो नॉरएपिनेफ्रिन प्रेजेंट इन द प्री सिनेप्टिक वेसिकल्स. And in that case, you will see a decrease in the response when you are giving this ephedrine continuously. And this phenomenon is known as tachyphylaxis. That is, decrease in this response when you are giving a particular drug for multiple times repeatedly. And the response will never be zero. Why it is not going to be zero at any point of time? This is because अगर आप एफेड्रिन को कंटिन्यूसली दे रहे हो तो नॉरएपिनेफ्रिन का स्टोर खत्म हो जाएगा, तो यू विल नॉट गेट दिस इनडायरेक्ट इफेक्ट. बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एफेड्रिन कैन डायरेक्टली स्टिमुलेट द अल्फा 1 रिसेप्टर्स एंड बीटा 2 रिसेप्टर्स. सो दिस डायरेक्ट एक्शन इज स्टिल persisting, and that is the reason why the effect will never be zero. So this is what you will see with ephedrine. Okay, and next thing, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर आप देख रहे हो अलॉन्ग विद एफेड्रिन, इट इज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन. Okay, as compared to that which is seen with catecholamines like norepinephrine हो गया and epinephrine हो गया. इसका रीजन क्या है? Because ephedrine is not a catecholamine. As you can see, ephedrine is a non-catecholamine, so it is not getting destroyed by the catechol-O-methyl transferase which is present in our body. As a result, its concentration will be remaining sustained, and that is the reason it makes the normalization to occur late. That is normalization of the both BP and the heart rate when we are giving ephedrine instead of epinephrine and norepinephrine. ठीक है, क्योंकि epinephrine and norepinephrine can catecholamines है, so they will be easily metabolized by the enzyme which is present in our body, that is COMT. But this ephedrine is not a catecholamine, so it will not be easily metabolized as in the case of epinephrine and norepinephrine. As a result, जो increase in blood pressure मिल रहा था और increase in heart rate मिल रहा था, for that to come to normalcy, it will take a long time. So basically, it delays the time to reach back to normalcy. So finally, coming to inference, it causes marked increase in BP and heart rate. हमें पता है क्यों marked increase in BP हो रहा है. Marked increase in BP इसलिए हो रहा है क्योंकि ये alpha 1 mediated action एक तो कर रहा है डायरेक्टली, जिसके कारण vasoconstriction हो रहा है. Next, it also releases norepinephrine from the presynaptic vesicles, which will also again cause the stimulation of alpha 1 receptors, leading to increase in the vasoconstriction and increase in the blood pressure. And again, beta 1 receptor stimulate हो रहा है, तो beta 1 receptor stimulate होगा तो क्या होगा? Tachycardia होगा. So that is what we get with ephedrine. So with this we have completed all the agonists. अब आते हैं antagonist में. So one very important thing which you need to know is that whenever you are asked to demonstrate the action of an antagonist, वो आप कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो? उसको आप अगर डिमॉन्स्ट्रेट करना है तो फर्स्ट यू विल हैव टू गिव एन एगोनिस्ट एंड देन यू विल गिव एन एंटागोनिस्ट, मतलब जो एंटागोनिस्ट आपको जिसका इफेक्ट आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है, एंड देन अगेन यू विल गिव एन एगोनिस्ट. तो ये प्रोसेस क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि जब हम पहले एगोनिस्ट को देंगे देन वी विल गेट सम इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो एगोनिस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जैसे एपिनेफ्रिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, एफेड्रिन हो गया, देन वी हैव एसिटाइलकोलिन, देन वी हैव हिस्टामिन. तो इनका इफेक्ट हमें पता चल जाएगा. अब इनको ब्लॉक करने वाला ही एंटागोनिस्ट हम अगर दे दें, ठीक है, देन आफ्टर दैट वी विल गिव अगेन द एगोनिस्ट. तो अब क्या है, क्योंकि एंटागोनिस्ट है, सो वी शुड नॉट गेट दिस इफेक्ट ऑफ एगोनिस्ट, है कि नहीं? इफ इट इज अ कॉम्पिटिटिव
antagonism, then if we are giving the same concentration, then in that case agonist का इफेक्ट कम हो जाना चाहिए, मतलब कम हो जाना चाहिए या तो कम एब्सेंट ही हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है. So that is why we are giving this in the sequence of agonist, then antagonist, and then again agonist, because for seeing the effect of antagonist we need to see the absence of effect of agonist, क्योंकि एंटागोनिस्ट का खुद का कुछ इफेक्ट नहीं है. यू नो, इफ वी हैव दिस ग्राफ, राइट, ये जो एक ग्राफ शायद से आप लोगों को पता हो. ओके, सो दिस इज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी. ओके, एंड इंट्रिंसिक एक्टिविटी ऑफ एंटागोनिस्ट इज जीरो, वेरएज दिस इज पार्शियल एगोनिस्ट, जहाँ पे आपको इफेक्ट मिलेगा सेम एज दैट ऑफ द नॉर्मल न्यूरोट्रांसमीटर, बट इट विल बी लेस इन मैग्नीट्यूड. देन वी हैव फुल एगोनिस्ट, जहाँ पे आपको सेम इफेक्ट मिलेगा एज दैट ऑफ द नेचुरल न्यूरोट्रांसमीटर विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, बट to the maximum extent, that is intrinsic activity of +1. It is less than +1 in case of partial agonist. Okay, and then we have inverse agonist, जहाँ पे आपको totally opposite effect मिलेगा as that of the normally present neurotransmitter, that is intrinsic activity of -1. But antagonist का activity on its own is not there, intrinsic activity is 0. So that is the reason why we need to give agonist before and after एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट सो एज टू शो द इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब भी आपको बोला जाएगा कि आपको इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट दिखाना है, यू नीड टू गिव फर्स्ट द एगोनिस्ट, देन द एंटागोनिस्ट, एंड देन अगेन द सेम एगोनिस्ट. एंड इफ यू डोंट सी द इफेक्ट ऑफ द एगोनिस्ट नाउ, देन यू कैन से दैट द एंटागोनिस्ट इज नाउ बाउंड टू द रिसेप्टर्स, सो नाउ द एगोनिस्ट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस इट्स ओन एक्शन. ठीक है, क्लियर. अब आते हैं फर्स्ट फेंटोलमीन में. सो फेंटोलमीन क्या है? फेंटोलमीन इज बेसिकली अ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर. ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा फर्स्ट कि कौन सा ड्रग हम दे सकते हैं जो अल्फा को स्टिमुलेट करेगा, अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा. सो हियर यू कैन सी, हियर वी हैव गिवन विच ड्रग? नॉरएपिनेफ्रिन. ठीक है, वाई? बिकॉज नॉरएपिनेफ्रिन स्टिमुलेट्स बोथ अल्फा 1, अल्फा 2 एंड देन बीटा 1 रिसेप्टर्स, एंड बीटा 2 रिसेप्टर को भी स्टिमुलेट करता है, बट टू अ लेसर एक्सटेंट. सो बिकॉज ऑफ दिस देर इज एन इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, एंड देर इज अ फॉल इन द हार्ट रेट. Then we are giving phentolamine. Okay, so phentolamine, when we are giving, it is going to block these alpha receptors. It is non-selective alpha blocker. Okay, so अब ये क्या होगा? As you can see, because the alpha is being blocked, now you can see there is a decrease in the blood pressure, and as a result there is reflex tachycardia. ठीक है, then we give norepinephrine again. ठीक है, जब नॉरएपिनेफ्रिन अब फिर से दे रहे हैं, अब हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है नॉरएपिनेफ्रिन का. नॉर्मली जब हम नॉरएपिनेफ्रिन दे रहे हैं तो हमें तो एक इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर मिलना चाहिए एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट मिलना चाहिए, बट हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है. दिस इज बिकॉज नाउ दिस फेंटोलमीन हैज ऑक्यूपाइड द सेम रीजन ऑफ द अल्फा रिसेप्टर्स विच वॉज अर्लियर ऑक्यूपाइड बाई नॉरएपिनेफ्रिन. सो हेंस we are showing the antagonistic effect, and remember always in between the drugs you have to give saline. ठीक है, तो ये हो गया आपका फेंटोलमीन वाला केस. सो ये सेम थिंग यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है. इट इज़ बेसिकली द कॉम्पिटिटिव अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सो नॉन सेलेक्टिव काइंड ऑफ थिंग. सो एज अ रिजल्ट इट विल कॉज रिडक्शन इन द ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इन द हार्ट रेट बिकॉज ऑफ द consequent reflex tachycardia. This is because of the reflex tachycardia. Okay, so alpha 1 receptor block हो चुका है. As a result this will reduce the peripheral vascular resistance, hence the BP will be also reduced, that is diastolic blood pressure will reduce. So this causes reflex tachycardia. Okay, so with administration of phentolamine we are actually completely blocking the effect of what? Norepinephrine. ठीक है, so this is very important because when we are treating adrenal medullary tumors like the pheochromocytoma, so in that case there is increase in the production of the catecholamines. So वहाँ पे हमें फेंटोलमीन देना पड़ता है, that is basically the alpha blocker. So we actually give a combination of alpha plus beta blocker. Okay, so that is for the management of this conditions like pheochromocytoma before surgery, that like before the surgical removal of the medullary tumor of adrenal gland, we are going to give a combination of alpha plus beta blocker. ठीक है, so दिस इज अबाउट पेंटोलमीन. नेक्स्ट आते हैं एट्रोपिन में. तो एट्रोपिन किसका एंटागोनिस्ट है? आपको पता है एट्रोपिन इज द एंटागोनिस्ट फॉर एसिटाइलकोलिन. ओके, सो यहाँ पे हम क्या देंगे? फर्स्ट सबसे पहले एगोनिस्ट में देंगे एसिटाइलकोलिन, देन वी विल गिव एट्रोपिन, देन अगेन वी विल गिव एसिटाइलकोलिन. सो एज यू कैन सी हियर फर्स्ट हमने दे दिया है एसिटाइलकोलिन यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो एसिटाइलकोलिन, देन वी हैव गिवन एट्रोपिन. सो व्हेन वी हैव गिवन एट्रोपिन इट इज गोइंग टू block the M2 receptors which is present in the heart, and we know when M2 receptors are stimulated it causes what? Decrease in the heart rate. So if M2 receptors are blocked now it will cause increase in the heart rate, जो आप यहाँ पे देख सकते हो.
ठीक है. And then following this again we are going to give acetylcholine. Now you can see with acetylcholine there is no effect. This means that atropine is now acting as the competitive antagonist for acetylcholine, and as a result now acetylcholine is not able to bind to the muscarinic receptors, so we don't get any action of acetylcholine. So this is how you demonstrate the effect of atropine. सेम चीज हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है M2 receptors which are present in the sinoatrial node. So because M2 receptors are being blocked, so as a result there is tachycardia. So overall what is the inference? The inference is that it has got no effect on BP, but it will increase the heart rate, as you can see here, when the atropine is being given. So atropine blocks the action of acetylcholine by competitive antagonism. So this was about atropine. Now let's discuss about the H1 and H2 receptor antagonists, that is mepyramine and cimetidine. So as you can see here, first we are giving histamine. Following that we are giving mepyramine. Okay, it is represented by MEP. So mepyramine is basically the H1 receptor blocker. On the other hand, then following that we are giving histamine. So now you can see that the response of histamine has actually decreased. So why this response has decreased? The response has decreased because now out of H1 and H2 receptors, H1 receptors are blocked, but still the H2 receptors are working, and that is the reason why this dip in blood pressure is still present, because of the histamine mediated action via H2 receptors. Okay, then we are giving cimetidine, which is the H2 receptor blocker. So in this case, after this, when we are giving histamine, we don't see any of the effects of histamine, because now both H1 and H2 receptors both are blocked, so there are no histamine mediated actions. So this is how you demonstrate the action of mepyramine and cimetidine, which are H1 and H2 receptor blockers respectively. So first you give histamine, following that we give either H1 blocker or H2 blocker, and then following that we are giving the histamine. So you can see initially there will be a decrease in the response, but there is not a complete absence of the response. Following that, then we will give the remaining blocker, and then again histamine is being given so as to completely nullify the effect of histamine. This was about mepyramine and cimetidine. Now you can see the explanation which I have already mentioned. So H1 receptor blocker, mepyramine, and on the other hand we have cimetidine, that is H2 receptor blocker. So net inference is that mepyramine plus cimetidine, when given together, it completely blocks the effect of histamine by competitive antagonism. Again the same case as that of atropine and phentolamine. So with this we have completed mepyramine and cimetidine also. Now coming to propranolol. So this is the non-selective beta blocker. Okay, non-selective beta blocker. So here also first we are giving the agonist, that is isoprenaline. So as you remember, isoprenaline can stimulate both beta 1 and beta 2 receptor. So beta 1 and beta 2 agonist. Then we are giving epinephrine, and then finally norepinephrine. Following that we are giving propranolol, as you can see here, propranolol. So it causes a decrease in the blood pressure and decrease in the heart rate also. Following this again we are going to give the agonist. So first we have given isoprenaline. So in this case you can see there is no effect at all. This is because this is a non-selective beta blocker, so it will block both beta 1 and beta 2 receptors, and as a result there will be no effect of isoprenaline. Then when we are giving epinephrine, you will not see the dip. Okay, this dip which was seen is not seen any further, because this dip was mediated by which one? It was mediated by beta 2 receptor. Beta 2 receptor mediated vasodilation, which leads to decrease in the blood pressure. Now since we have given propranolol, so it has already blocked this beta 2 receptors. As a result, now epinephrine will not be able to act on beta 2 receptor. As a result, you will not get the biphasic response, basically the dip of the biphasic response. Then in case of norepinephrine, there is not much of difference, because here you will not have mainly the beta 2 mediated action anyway, so there is no point of giving the non-selective beta blocker, that is propranolol, in this case. So here we don't have much of effect observed after the administration of propranolol. So this is what I have explained in the upcoming slides. It is a non-selective competitive beta blocker, that is it blocks both beta 1 and beta 2. So when we have administered isoprenaline, and then following that we have given this drug, that is propranolol, then it causes complete blockage of the action of isoprenaline. Then in case of adrenaline, when we are giving after administration of adrenaline, when we are giving propranolol, then we will not see the biphasic response, so it is absent. So this was about the different drugs and how they are going to act. So basically the agonist and antagonist and the three interventions which we have discussed, that is the carotid occlusion, then we have the peripheral vagus nerve stimulation and central vagus stimulation. So
With this, we have completed the discussion on the different drugs, including agonists and antagonists, and then the interventions. Now, let's discuss some of the specific questions which will be asked in this dog BP experiment. So, in dog BP experiment, usually we get some specific questions, each of which carries about 10 marks. So, this is a very scoring area in the practical. So, let's discuss those specific questions in one by one, and how to give the drugs, in which sequence you have to give the drugs. That is what we are going to discuss in the upcoming slides. So now let's discuss the specific questions in the dog BP experiments. So coming to the first question. So this is the first question. So first question is to show biphasic response, and then we have vasomotor reversal of Dale. The second part to this question is select one drug which will stop this reversal and no effect of agonist will be seen on blood pressure. And finally, we have to demonstrate vasomotor reversal of Dale. So this has to be done in two different experiments. So first two we can do in one go, that is in one experiment, and the next experiment has to be done once again after refreshing the tab. So first one is biphasic response. So ये तो मुझे explain करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, because already we know कि for biphasic response the drug which we are giving is what? एड्रीनलिन. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एड्रीनलिन से, ठीक है. तो एड्रीनलिन देंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द व्हाट टू से द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स. नाउ वी विल डिस्कस इट वन बाय वन. सो सबसे पहले हमने दिया हुआ है यहाँ पे एपिनेफ्रिन, दैट इज एड्रीनलिन. सो इट लीड्स टू व्हाट वी कॉल एज बाईफेजिक रिस्पॉन्स, ठीक है. बाईफेजिक रिस्पॉन्स का रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. इनिशियली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन इज मोर, द इफेक्ट ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर विल बी प्रीडोमिनेटिंग ओवर बीटा 2 रिसेप्टर. एज अ रिजल्ट देयर विल बी vasoconstriction leading to increase in the blood pressure. Then slowly the blood pressure falls down because of the metabolism of the epinephrine in the body by COMT and monoamine oxidase. And following that, there is a further dip in the blood pressure. This is because of the beta 2 mediated vasodilation, because at lower concentration these beta 2 receptors are more sensitive to the epinephrine. And finally it returns back to the normal because the entire concentration of epinephrine which was being administered has been metabolized by the monoamine oxidase and the catechol O methyl transferase which is present in the body. So now you can see this has reached the baseline. So this is the biphasic response. Now following this, what was the next question? Next question is you had to demonstrate what is called as the vasomotor reversal of Dale. So then following the administration of epinephrine, we are going to administer phentolamine, which is the non-selective alpha blocker. And following that, again we are going to administer epinephrine. Now let's remember one point. Let's try to remember this point. What was this phentolamine doing? Phentolamine was responsible for blocking the alpha receptors. So since the alpha receptors are blocked, now when after the blockage of these alpha receptors, if you are giving epinephrine, so there will be no alpha 1 receptor mediated vasoconstriction, so there will be no increase in the blood pressure. But on the other hand, beta 2 receptor is still active because phentolamine is not going to block the beta 2 receptor. So because of this beta 2 receptor, now there is vasodilation which will lead to decrease in the blood pressure. So as you can see here, यहाँ पे आप देख सकते हो mean arterial blood pressure has fallen down. So this is just, as you can see here, the peak is upwards. Now you can see the peak is downwards. So this thing is just the reverse of the biphasic response. That is the reason why we call it as vasomotor reversal of Dale. So in vasomotor reversal of Dale, how do we get this vasomotor reversal of Dale? पहले हम देंगे epinephrine. Following the administration of epinephrine, we will give the non-selective alpha blocker, that is phentolamine. Following that, again we will give epinephrine because non-selective alpha blocker blocks the alpha 1 mediated vasoconstriction. So when we give epinephrine again, now we will not get the alpha 1 mediated actions. We will only get the beta 2 mediated actions, that is vasodilation leading to decrease in the blood pressure, which is called as vasomotor reversal of Dale. Now to block this, so already we have given vasomotor reversal of Dale. So now to block this, what we have to do is, now we are getting just the beta 2 mediated action. So is there any drug which actually blocks this beta 2 receptor action also? So we need to take something which blocks the beta 2 receptors also. So the next drug which we are giving here is propranolol. Okay, so that is the answer for the second question, how we completely block the action. Okay, when we give the propranolol, now this beta 2 receptor gets blocked, and already we have blocked alpha 1 receptor by giving phentolamine. Now when we give epinephrine, you can see there is no response. There is no change in heart rate, no change in mean arterial blood pressure. This is because now
already the alpha 1 receptors which were blocked, so there was so because of this alpha 1 receptor blockade, there is no increase in the blood pressure. Next thing, the dip in the blood pressure, that is the depressor response, which was mediated by vasodilation because of the beta 2 receptors, those were also lost because beta 2 receptor is also blocked now because of propranolol. So these are the sequences in which you are going to administer the drug so as to get the answer for first question and the second question in the question which we have already discussed, first and second part of the question which we have discussed. So first part was what? Biphasic response. तो हमने वो देख लिया. बाइफेजिक रिस्पॉन्स के लिए हम क्या देने वाले हैं? एपिनेफ्रिन देने वाले हैं. देन फॉलोइंग दैट व्हाट वी हैव टू डू इज वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल. सो वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल के लिए बाइफेजिक रिस्पॉन्स के बाद हम देंगे फेंटोलामीन. फेंटोलामीन देने के बाद फिर से हम देंगे एपिनेफ्रिन. तो इस टाइम पे वी विल गेट वन depressor response which is called as the vasomotor reversal of Dale. Then how do we stop this completely? Now this vasomotor reversal of Dale is why is it mediated? This is because of the beta 2 receptor mediated vasodilation. तो अब नेक्स्ट हम क्या देंगे? प्रोप्रेनोल इसके बाद में जो यहाँ पे दिया हुआ है. एंड फाइनली अगेन एपिनेफ्रिन जब देंगे देन वी विल नॉट गेट एनी ऑफ द एक्शंस of both the receptors. Like we will not be getting any action of the receptors, that is both alpha 1 receptor and alpha 2 receptor. तो ये सीक्वेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, सेम वहाँ पे लिखा हुआ है. And you don't have to select the dose of the drug, you can just use the default dose which is going to come when you are clicking on the drug. And once you click on the drug, following that you have to click on the inject button जो हमने already discuss कर लिया. And following the administration of every single drug you have to administer saline, then the new drug. Okay, तो पहले यहाँ पे हमने दिया है epinephrine, so it causes it causes biphasic response. Following that phentolamine is being given, then we have given again epinephrine which causes vasomotor reversal of Dale. Okay, and then we have given propranolol, that is non-selective beta blocker. Then again we have given epinephrine when we will see there is no effect at all. So this is complete blockade of the action. So with this we have completed the first and second part of the question. Now let's go to the third part of the question. Here you can see these two images are corresponding to the third part of the question, that is re-reversal of Dale. Okay, so re-reversal phenomena. तो इट विल, जैसे हमने पहले देखा था रिवर्सल में क्या हो रहा था कि वी आर गेटिंग दिस डिप्रेसर रिस्पॉन्स. तो री रिवर्सल में अब क्या होना चाहिए? वी शुड गेट अ वासोप्रेसर एक्टिविटी, दैट इज ये जो कर्व पहले जो डिप था अब ये क्रस्ट फॉर्म में होना चाहिए. सो दिस इज व्हाट वी नीड टू ऑब्टेन इन केस ऑफ री रिवर्सल ऑफ Dale. तो ये कैसे करेंगे? ये करने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रेश. एंड while we are doing this, we have to do this in a different window. We have to start it fresh. Okay, so how do we do that? So first here you can see what we have done. First हमने क्या दिया है? एपिनेफ्रिन. अगेन एज यूजुअल बाइफेसिक रिस्पॉन्स के लिए तो एपिनेफ्रिन ही देना है. उसके बाद वी आर गोइंग टू गिव प्रोप्रेनोल इंस्टेड ऑफ फेंटोलामीन. नाउ वी आर गिविंग प्रोप्रेनोल पहले. ठीक है, प्रोप्रेनोल पहले देंगे एंड देन यू कैन सी उसके बाद हमने फिर दिया एपिनेफ्रिन. सो नाउ वी आर गेटिंग ओनली राइज इन ब्लड प्रेशर. दिस इज why is so? Because of the alpha 1 mediated vasoconstriction. जो पहले जो ऑर्डर हमने फॉलो किया था जस्ट उसका एग्जैक्ट सेम ऑपोजिट ऑर्डर हमें फॉलो करना है. पहले एपिनेफ्रिन देंगे, एपिनेफ्रिन देने के बाद में नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर देंगे. अब यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गिविंग अल्फा ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर दे देंगे तो वासोडिलेशन तो बंद. अब उसके बाद हमें क्या देना है? फिर से एपिनेफ्रिन देना है. तो अब यहाँ पे एपिनेफ्रिन का कौन सा एक्शन होगा? सिर्फ अल्फा 1 मीडिएटेड एक्शन होगा, बीटा 2 मीडिएटेड एक्शन नहीं होगा क्योंकि बीटा 2 इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय प्रोप्रेनोलोल. अब ध्यान से देखो, ये जो ग्राफ आप देख पा रहे हो यहाँ पे, द राइज इन ब्लड प्रेशर as you can see here, it is just similar to this one but in the opposite direction. तो ये था आपका वासोमोटर रिवर्सल ऑफ Dale और ये है आपका वासोमोटर री रिवर्सल ऑफ Dale. So this is about vasomotor reversal and vasomotor re reversal of Dale. Now this is what I have explained in this these slides. So you need to note down these points if you can, if you want, or you can take a screenshot also. So I have already explained this mechanism of action of adrenaline. It is predominantly acting on alpha 1 and beta 2 receptors. If the response of adrenaline is observed after alpha blocker, then in that case the alpha 1 mediated response will not be seen. Okay, so this is basically about the vasomotor reversal of Dale. तो यहाँ पे वही डिस्कस किया जा रहा है. So there is a scientist, that is Sir Henry Dale, who demonstrated that when alpha 1 receptor is blocked with ergot alkaloid, adrenaline produces only fall in blood pressure. The same thing which we have seen here.
which we have demonstrated with the use of the non-selective alpha blocker, that is phentolamine. Okay, non-selective alpha blocker, that is phentolamine. उन्होंने इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ एर्गोट एल्कलॉइड, एंड दैट इज द रीजन वाई इट गॉट इट्स नेम, दैट इज डेल्स वासोमोटर रिवर्सल फिनोमिनन. सो इन्फरेंस फ्रॉम दिस इज the pressure response of adrenaline is being converted into the depressor response after using the alpha blocker, which is phentolamine, which is the phenomenon of vasomotor reversal, that is Dale's vasomotor reversal. Now the second thing which I have already discussed, the vasomotor reversal of Dale, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. बस यहाँ पे क्या है, पहले बीटा ब्लॉकर देना है, उसके बाद में फिर हम फिर से एपिनेफ्रिन देंगे तो क्या है, हमें सिर्फ राइज इन ब्लड प्रेशर मिलेगा जो ऑपोजिट है vasomotor reversal of Dale का. So the same thing I have explained in vasomotor reversal phenomenon. How is it done? It is an interesting condition which is observed when adrenaline is injected after non-selective beta blocker. Okay, non-selective beta blocker, that is propranolol. So ये क्या कर देगा, ये block कर देगा both beta 1 and beta 2 receptors, and adrenaline is going to act only on alpha receptor now, which leads to increase in blood pressure. So what is the inference here? The depressor response of adrenaline is converted into pressure response after using a non-selective beta blocker. वहाँ पे क्या था, non-selective alpha blocker. So वहाँ पे हमें मिल रहा था only depressor response, यहाँ पे हमें मिलेगा only pressure response. Okay, clear. So now let's discuss the second question. So what is the second question? It is to select 4 different agonists along with their appropriate doses which will cause fall of blood pressure. Okay, so यहाँ पे हमने देखना है कि 4 ऐसे एगोनिस्ट हमें लेने हैं which is going to cause decrease in blood pressure. So let's see what is the answer for this. So in this, out of the 4, 3 जो है, पहले 3 जो आंसर्स है वो तो आपको डेफिनेटली इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि these are agonists which will cause decrease in blood pressure. Okay, so how does it cause decrease in blood pressure? That is जो हमने मेनली पढ़ा हुआ है, दैट इज vasodilation. ठीक है, सो लाइक वेन एवर वी आर डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इज इन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन डॉग बीपी, वी नीड टू ऑलवेज फोकस ऑन ओनली वन रीडिंग, दैट इज द रीडिंग ऑफ मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन बोथ मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट. क्योंकि मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का जो रीजन है, बेसिकली द रीजन्स विच वी कैन से फॉर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, दोज आर वेरी इजिली understood. So if you go with the mean arterial blood pressure, from there you can easily make out what is the effect on the heart rate. तो अब हमें देखना है कि कहाँ पे vasodilation हो रहा है, the agonist which are going to cause vasodilation. तो सबसे पहले vasodilation कैसे कर सकते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर जो है हमारा ब्लड वेसल में, अगर हम उसे स्टिमुलेट करें देन इट कॉजेज vasodilation. सो एनी बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट विच वी हैव स्टडीड, आइसोप्रेनालिन. ठीक है, तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे आइसोप्रेनालिन क्या कर रहा है, डिक्रीज इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. देन नेक्स्ट इज एसिटाइलकोलिन. व्हाई? बिकॉज एसिटाइलकोलिन विल एक्ट ऑन M1 एंड M3 रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल. एज अ रिजल्ट दिस विल कॉज द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एंड नाइट्रिक ऑक्साइड हम जानते हैं क्या करेंगे, वासोडाइलेशन. वासोडाइलेशन के कारण क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा ड्रग. देन तीसरा ड्रग है हिस्टामिन. वाई? बिकॉज हिस्टामिन जो है इट एक्ट्स ऑन द H1 एंड H2 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स एंड अगेन इट कॉजेज वासोडाइलेशन. तो वासोडाइलेशन के कारण फिर से डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो जाएगा. सो हियर यू कैन सी पहले 3 ड्रग तो हमें ईजिली मिल गए. अब इसके बाद जो चौथा वाला ड्रग है, दिस इज कंपेरेटिवली एन इंटरेस्टिंग केस. वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या लिखा हुआ है, लो डोज एपिनेफ्रिन. आई हैव नॉट रिटन only epinephrine, it is low dose epinephrine. Why? Because you know when we give a normal dose of epinephrine, in that case both alpha 1 and beta 2 receptors will be stimulated because normal dose hai, and in that case what will be predominant, the predominant effect will be because of this alpha 1 receptor. तो जो beta 2 के कारण जो vasodilation हो रहा था, that will be actually suppressed by this alpha 1 mediated vasoconstriction. सो वी विल गेट द बाईफेजिक रिस्पॉन्स जो नॉर्मली हमें मिल रहा है. एपिनेफ्रिन अगर हम नॉर्मली दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक बाईफेजिक रिस्पॉन्स मिल रहा है. बट इफ वी गिव लोअर डोज ऑफ एपिनेफ्रिन, वी नो only the receptors which are more sensitive will be functioning in that case. And what is that receptor? That is B2 रिसेप्टर. क्योंकि B2 रिसेप्टर ज़्यादा सेंसिटिव है तो वो लोअर डोज पर भी काम करेगा. तो अगर हम लोअर डोज ऑफ एपिनेफ्रिन दे रहे हैं, इन दैट केस ओनली बीटा 2 रिसेप्टर इज गोइंग टू गेट एक्टिवेटेड एंड अल्फा 1 रिसेप्टर इज नॉट गेटिंग एक्टिवेटेड. एंड वी नो बीटा 2 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल. एज अ रिजल्ट इट विल कॉज वासोडाइलेशन. सो वासोडाइलेशन से क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो. दिस इज डीप. It is because of activation of beta 2 receptors. Okay, and what we are giving here, we are giving here
लो डोज एपिनेफ्रिन, ठीक है, लो डोज ऑफ एपिनेफ्रिन, यहाँ पे आप देख सकते हो लो डोज जो है दैट इज 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी। बाकी आपको डोज याद रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आइसोप्रिनेलिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, यू विल जस्ट डायरेक्टली सेलेक्ट द ड्रग एंड क्लिक ऑन द इंजेक्ट बटन। नॉर्मली ये सेट रहता है आपका जो डिफॉल्ट जो डोज है उसी में आपको इफेक्ट मिल जाएगा। बट इन केस ऑफ एपिनेफ्रिन इफ यू गिव द डिफॉल्ट डोज इट इज गोइंग टू गिव अस biphasic response, so you need to decrease the dose in the dose section, that is you have to make it 0.5 microgram per kg and then you have to click on inject, that is low dose epinephrine। तो ये चारों आपको करना है। तो पहला 3 तो कोई भी कर लेगा, बट चौथा वाला जो क्वेश्चन है इफ यू डू इट देन यू विल गेट प्रॉपर 10 marks। okay, so it's easy, right? Now let's go to the third question. It has got 3 parts। okay, select one agonist which causes rise in blood pressure and it causes fall in heart rate। okay, नेक्स्ट देखेंगे सेलेक्ट वन एगोनिस्ट विच कॉजेस फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फॉल इन हार्ट रेट। ओके ओके, दोनों ही ओके, बीपी एंड हार्ट रेट दोनों ये कम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आएंगे नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट सेलेक्ट वन एगोनिस्ट विच कॉजेस फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर एंड राइज इन हार्ट रेट। ओके, सो ये तीनों आप अभी सोचो, जस्ट पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द ड्रग्स, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द ग्राफ्स विच यू हैव सीन बिफोर, और क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन कौन सा ड्रग आने वाला है। जस्ट पॉज द वीडियो फॉर सम टाइम एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। सो पहला है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, पहला है नॉर एपिनेफ्रिन, यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर एपिनेफ्रिन दिया हुआ है। सो नॉर एपिनेफ्रिन क्या कर रहा है, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड ऑन द अदर हैंड इट कॉजेस डिक्रीज इन हार्ट रेट। ओके, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन हार्ट रेट। रीजन फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन क्यों हो रहा है करके, डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं एसिटाइलकोलिन पे। एसिटाइलकोलिन इट कॉजेज बोथ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड डिक्रीज इन हार्ट रेट। ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज हार्ट रेट ये क्यों कम कर रहा है, बिकॉज इट एक्ट्स ऑन M2 रिसेप्टर विच इज प्रेजेंट इन द हार्ट, एज अ रिजल्ट इट डिक्रीजेस द हार्ट रेट, दैट इज ब्रैडीकार्डिया। नेक्स्ट इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन M1 एंड M3 रिसेप्टर प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल्स, एज अ रिजल्ट इट कॉजेज वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है सेम। तो ये दो आपको पता है। अब आते हैं तीसरे नंबर में, जहाँ पे वी आर गेटिंग फॉल इन ब्लड प्रेशर, ओके, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर बट इंक्रीज इन हार्ट रेट। ओके, so it is seen in case of isoprenaline। okay, why? Because isoprenaline is going to stimulate both beta 1 and beta 2 receptor, it is a beta agonist, right? So if it is going to stimulate beta 2 receptor तो क्या करेगा, वासोडाइलेशन करेगा। वासोडाइलेशन के कारण क्या होगा, डिक्रीज इन blood pressure। it also stimulates beta 1 receptor, as a result it will increase the heart rate। okay, ये हो गया एक रीजन, ये क्यों इंक्रीज करता है हार्ट रेट को। ओके, एक तो फर्स्ट ये बीटा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है जो हार्ट में प्रेजेंट है, एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू इंक्रीज द हार्ट रेट। ऑन द अदर हैंड बिकॉज इट कॉजेज डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, एज अ रिजल्ट देयर विल बी व्हाट, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। सो अगेन हमें मिल गया इंक्रीज इन द हार्ट रेट। सो दीज आर द आंसर्स फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, नॉरएपिनेफ्रिन को तो आप जानते ही हो ऑलरेडी, वो कैसा एक्ट कर रहा है, अल्फा 1 पे एक्ट करेगा, अल्फा 2 पे एक्ट करेगा, बीटा 1 पे एक्ट करेगा। बीटा 2 पे ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहा है। ओके, सो बीटा 1 पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है, अल्फा 1 पे ज़्यादा एक्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हो इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। okay, it is mainly because of action on alpha 1, that is it is causing vasoconstriction. Also when it causes increase in the heart rate by acting on the beta 1 receptors, then also it will increase the cardiac output and then it will increase the blood pressure। and since we know whenever there is increase in the blood pressure, बायोरिसेप्टर रिफ्लेक्स फिर से काम में आएगा, एंड नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डू रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया, ठीक है, जिसके कारण यू आर गेटिंग द फॉल इन हार्ट रेट। So this is the answer for the previous question। So these questions are actually very easy to do। all you need to do is you need to remember the drugs which I have described earlier। so if you know those you can easily get the answers for most of these questions except for 2 to 3 questions which we will be discussing in the upcoming slides। Now coming to the fourth question, show the effect of histamine on blood pressure and try to completely block the effect। तो ये आपको तो ऑलरेडी पता है, ये it is just the same thing which we have discussed earlier। so when we give हिस्टामिन किस पे एक्ट करने वाला है, इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन H1 एंड H2 रिसेप्टर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड वेसल, एज अ रिजल्ट इट विल कॉज व्हाट, वासोडाइलेशन। वासोडाइलेशन कॉज करेगा तो क्या करेगा, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, मतलब डिक्रीज इन मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो एक तो हमें समझ में आ गया कि ब्लड प्रेशर कम होने वाला है इससे, ठीक है। तो देखते हैं अब इसके बाद में हम इसको ब्लॉक करेंगे बाय H1
ब्लॉकर एंड H2 ब्लॉकर, ठीक है। H1 ब्लॉकर H2 ब्लॉकर हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, क्योंकि डिस्कस कर लिया है। वन इज मेपाइरामिन, दैट इज H1 ब्लॉकर, दूसरा वाला क्या है, सिमेटिडिन, दैट इज H2 ब्लॉकर. So let's see what we have done in the answer. So this is the answer. Now we are going to explain, now we are going to see how I have performed this. Okay, first हमने दिया है यहाँ पे हिस्टामिन. Okay, it is going to act on H1 and H2 receptors. Okay, so as a result क्या हुआ, डिक्रीज इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. व्हेन देयर इज डिक्रीज इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, एज अ रिजल्ट देयर इज रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इंक्रीज इन हार्ट रेट समझ में आ गया. ठीक है, अब हमें हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक करना है कंप्लीटली. तो अब सबसे पहले वी हैव गिवन हियर मेपाइरामिन. ओके, आप पहले सिमेटिडिन भी दे सकते हो, डजेंट मैटर. ओके, इफ यू आर गिविंग मेपाइरामिन फर्स्ट, देन नेक्स्ट इन द नेक्स्ट केस यू विल हैव टू गिव सिमेटिडिन. एंड सपोज इफ यू आर गिविंग सिमेटिडिन फर्स्ट, देन इन सेकंड ड्यूरिंग द सेकंड टाइम यू हैव टू गिव मेपाइरामिन. तो यहाँ पे मैंने मेपाइरामिन दिए. सो मेपाइरामिन इज व्हाट, H1 blocker. Okay, H1 receptor blocker. After this, whenever we are giving antagonist, how do we see the effect of antagonist? As I have already mentioned, for seeing the effect of antagonist, first we have to give agonist, then antagonist, and then again agonist. तो हमने agonist तो दे दिया था पहले ही, हिस्टामिन. उसके बाद हमने दिया मेपाइरामिन जो एंटागोनिस्ट है, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर. उसके बाद हम फिर से देंगे agonist को, दैट इज हिस्टामिन. अब आप देखोगे कि हिस्टामिन का जो फॉल इन ब्लड प्रेशर ये पहले कर रहा था, ठीक है, जो ये देख रहे हो आप फॉल इन ब्लड प्रेशर, इसका इंटेंसिटी कम हो चुका है. वाई? बिकॉज नाउ H1 receptors are blocked. So now this fall in blood pressure is only because of the action of H2 receptors. Okay, H2 receptors. और H1 receptor block हो चुका है क्योंकि मेपाइरामिन हमने दे दिया है. अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या देंगे, नेक्स्ट जो हम देने वाले हैं वो है H2 blocker. As you can see here, नेक्स्ट हमने दिया है यहाँ में H2 blocker, that is सिमेटिडिन. ठीक है, अब सिमेटिडिन को भी हमने दे दिया, तो अब H1 भी ब्लॉक हो गया, H2 भी ब्लॉक हो गया. तो अब सिमेटिडिन का इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिर से हम एगोनिस्ट को देने वाले हैं. ठीक है, तो एगोनिस्ट को फिर से हमने दे दिया, दैट इज हिस्टामिन. अब यहाँ पे देखो कोई इफेक्ट नहीं है. वाई? बिकॉज नाउ बोथ H1 एंड H2 रिसेप्टर्स बोथ आर ब्लॉक्ड बाई मेपाइरामिन एंड सिमेटिडिन रेस्पेक्टिवली. ठीक है, so this is how you demonstrate the action of histamine and how you completely block the action of histamine. Okay, so this was very simple. You can easily understand this. Now from this question, this is the question and there is one more question. For these two questions you need to remember the sequence of drug properly. इसके पहले भी आपको sequence of drug तो याद रखना ही है, but यहाँ पे sequence of drug is very important. Along with that you need to remember the dose of drug also, because these two questions are the cases where you will face the problem and most of the times your dog will be dead, okay, in the software. So if your dog is dead, so you are also dead, kind of thing. You can if your dog is dead, so basically you can consider that you are also going to get 0 marks. So this is the question where you need to know the doses properly. Along with this there is one more question. Okay, so first let's discuss this one. Show one example of competitive antagonism using appropriate agonist and antagonist. ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट है. काफ़ी सारे एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट में हमने देख लिया है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म होता है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया. बट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सेलेक्ट ओनली एसिटाइलकोलिन. वाई? बिकॉज यही जो ड्रग है इसका एक डोज हम अगर हम चेंज कर दे, देन वी विल गेट द आंसर फॉर वन मोर क्वेश्चन. सो इट्स बेटर टू गो विथ वन ड्रग ना. लाइक आपको फिर दो तीन ड्रग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. जो ड्रग आप क्या बोलते दूसरे क्वेश्चन में देखने वाले हो, वही ड्रग आप इसमें भी देख लो. ठीक है, तो लेट्स सी हमने क्या किया है यहाँ पे. सो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसिटाइलकोलिन. ओके, सो एसिटाइलकोलिन इज बेसिकली एगोनिस्ट. आपको पता हुआ है एसिटाइलकोलिन एगोनिस्ट है. यहाँ पे आप देख रहे हो फॉल इन ब्लड प्रेशर, फॉल इन हार्ट रेट, बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्ट ऑन M1, M2 एंड M3 रिसेप्टर्स. तीनों पे ये एक्ट करेगा. ठीक है, और एसिटाइलकोलिन का डोज आप नोट करो, यहाँ पे क्या डोज दिया है हमने, 5 माइक्रोग्राम पर kg. ओके, देन व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म, व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन? ऑब्वियसली वी नो इट, दैट इज एट्रोपिन. एट्रोपिन का डोज नोट करो, दैट इज 750 माइक्रोग्राम पर kg. ओके, 750 माइक्रोग्राम पर kg. सो आप यहाँ पे देख रहे हो, नाउ देयर इज एन इंक्रीज इन द हार्ट रेट. वाई? बिकॉज द M2 receptors are blocked, and you know when we stimulate the M2 receptors we get bradycardia. So if it is being blocked then we will get tachycardia. Okay, so this is simple. Now उसके बाद हम फिर से देंगे एसिटाइलकोलिन. अब इसका डोज आप देखो क्या दे रहे हैं हम, यहाँ पे डोज दे रहे हैं 5 माइक्रोग्राम पर kg. So do we get any effect here? No, we are not getting any effect. So up to this point we have proved that suppose if we have given atropine after the administration of acetylcholine, and then again when we are giving the same dose of acetylcholine we are not going to get any response. But this is not
the complete explanation for competitive antagonism. What is the meaning of competitive antagonism? Just remember the biochemistry class. Competitive antagonism का बोल सकते हैं जब सपोज इफ वी आर गिविंग एनी एंटागोनिस्ट एंड आफ्टर दैट इफ वी इंक्रीज द डोज ऑफ एगोनिस्ट अगेन, then this agonist can again displace the antagonist from the receptors, right? तो अगर हमें competitive antagonism दिखाना है then we will have to give one more dose of acetylcholine. Okay, इसके बाद भी एक acetylcholine का dose हमें देना पड़ेगा, but this dose will be higher. Why? Because whenever there is an increase in the concentration of the agonist, then only it is going to displace the antagonist from the receptor, right? So अब देखो यहाँ पे हमने next क्या किया है. नेक्स्ट हमने दिया हुआ है एसिटाइलकोलिन का डोज दैट इज 150 माइक्रोग्राम पर केजी, विच इज अ हाई डोज कंपेयर टू द प्रीवियस टू डोजेस दैट इज 5 माइक्रोग्राम 5 माइक्रोग्राम. तो अब हमने जब इसका डोज बढ़ा दिया है देन दिस एगोनिस्ट हैज अगेन डिस्प्लेस्ड एट्रोपिन फ्रॉम द मस्काइनिक रिसेप्टर्स एंड नाउ अगेन वी आर गेटिंग दिस fall in blood pressure and heart rate, which is basically the effect shown by acetylcholine. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म. यू कैन शो इट विद अदर ड्रग्स ऑल्सो. विद दिस वी हैव डिस्क्राइब व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर हियर इज द डोजेस. ओके, सो एक और बार हम ये डोजेस रिपीट कर देंगे. लेट्स रिपीट दिस, यू रिपीट अलॉन्ग विथ मी. ओके, सो फर्स्ट वी हैव acetylcholine that is 5 microgram per kg, then we have atropine that is 750 microgram per kg, then again we are giving 5 microgram per kg, we are not going to get any effect. Then we will give an increased dose of acetylcholine that is 150 microgram per kg, and in this case some of the atropine gets displaced again, and since we are giving a higher dose of acetylcholine we are getting this fall in blood pressure and heart rate again. So this is the demonstration of what competitive antagonism. अब ये हो गया एक क्वेश्चन जो आपको याद रखना है विद द डोजेस. अब इसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन. सेम यहाँ पे भी आपको एसिटाइलकोलिन के साथ ही आपको डोज ऊपर नीचे करना है, बट हियर द क्वेश्चन इज डिफरेंट. द क्वेश्चन इज demonstrate nicotinic action of acetylcholine and select one drug which will stop this nicotinic action and there will be no effect of agonist seen on the blood pressure. ठीक है, so let's see how we do this question. In this also you will have to give acetylcholine only again, क्योंकि हम यहाँ पे acetylcholine दे रहे हैं. डेफिनेटली इसको ब्लॉक करने के लिए हमें atropine देना पड़ेगा. along with that there is one more drug. Okay, let's discuss that. According to me, out of all the questions, this is the question which you need to remember because here the doses are also different. In the previous question competitive antagonism, this was very similar because it was very simple because आपको पता है कि पहले आपको acetylcholine देना है, उसके बाद में आपको atropine देना है, then again same dose of एसिटाइलकोलिन आपको देना है, फिर उसके बाद में एसिटाइलकोलिन को बढ़ाकर देना है. तो इट जस्ट कंप्राइजेस ऑफ 4 स्टेप्स एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. बट यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फोकस और रखना होगा एंड यू विल हैव टू रिमेंबर अ लिटिल बिट more in this question. Okay, because this question has got 2 parts and it is also difficult to remember the dose. And if you make a small mistake in the dose, there can be death of the dog, and once the dog is dead, then and there your exam will be over and you will get 0 marks out of 10. Okay, so that is totally not acceptable. You need to save the dog. Okay, let's see the answer for this. Okay, so these are the steps. Okay, so let's see the first part. Okay, we are doing the first part now. निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. तो इससे एक चीज तो आपको क्लियर हो गया कि हमें एसिटाइलकोलिन तो यूज करना है इस क्वेश्चन के आंसर में. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन से ही. एसिटाइलकोलिन हमने दिया 5 माइक्रोग्राम पर केजी. You will get what? Decrease in blood pressure and decrease in heart rate, again because of the vasodilation and because it is going to stimulate the M2 receptors in the heart. Clear? अब उसके बाद हम देने वाले हैं एट्रोपिन, वेरी हाई डोज. ओके, दैट इज 1500 माइक्रोग्राम पर केजी. ओके, दिस डोज इज वेरी इंपॉर्टेंट. Why do we give this 1500 microgram per kg? Why? Because we need to get the nicotinic action of acetylcholine. और nicotinic action of acetylcholine तभी आपको मिल सकता है जब आप acetylcholine को इसके बाद में हम एसिटाइलकोलिन फिर से देंगे. आप यहाँ पे देख रहे हो एसिटाइलकोलिन को हम फिर से देने वाले हैं. ठीक है, बट ये जो एट्रोपिन हम इसमें ज़्यादा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें मेनली सिर्फ निकोटिनिक एक्शन चाहिए, हमें मस्काइनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन नहीं चाहिए. जो मतलब बेसिकली नॉर्मली आप ये देख रहे हो, ये तो मस्काइनिक एक्शन है ना, लाइक द फॉल इन ब्लड प्रेशर, देन द फॉल इन हार्ट रेट. व्हाई इज इट what is the reason for that? It is because it is going to act on M1, M2 and M3 receptors. तो हमें फर्स्ट एट्रोपिन का डोज इतना ज़्यादा देना है कि इट इज़ गोइंग टू ब्लॉक ऑल द मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स in the periphery. Okay, all the muscarinic receptors, that is M1, M2, M3 जो भी है throughout the body, it has to block those. And then we will give
an increased dose of acetylcholine. Okay, again we will give an increased dose of acetylcholine. Here it is going to be 750 microgram per kg. अब ये क्या करने वाला है, सिंस वी हैव गिवन 750 माइक्रोग्राम पर केजी एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन एट्रोपिन, तो मोस्टली पेरिफेरी में जितने भी रिसेप्टर्स हैं, मस्कैनिक रिसेप्टर्स, वो तो ब्लॉक्ड हैं, और ये इसका एसिटाइलकोलिन का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि ये फिर से कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म दिखाएगा. सपोज अगर हमने यहाँ पे एट्रोपिन का डोज कम कर दिया होता, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में हमने एसिटाइलकोलिन दे दिया है 750 मिलीग्राम, सॉरी 750 माइक्रोग्राम पर केजी, तब क्या होता? अगेन वी वुड हैव गॉटन दिस थिंग, फॉल इन ब्लड प्रेशर एंड फॉल इन हार्ट रेट. वाई? बिकॉज कॉम्पिटिटिव एंटेगोनिज्म एंड एगोनिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया है बहुत, बट यहाँ पे एट्रोपिन का कॉन्सेंट्रेशन और भी बहुत ज़्यादा है. सो नाउ दिस एसिटाइलकोलिन विच वी आर गिविंग, ओके, इट इज़ नॉट गोइंग टू एक्ट ऑन द मस्कैनिक रिसेप्टर्स, इंस्टेड इट इज़ गोइंग टू एक्ट ऑन NN type of nicotinic receptors, that is neuronal type of nicotinic receptor which is present in the ganglion, okay, in the CNS, okay, क्योंकि अब ये पेरिफेरी में मस्कैनिक रिसेप्टर में तो एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये कहीं पे तो एक्ट करेगा ना. सो इट इज गोइंग टू एक्ट in the NN type of receptors which is present in the central nervous system, that is neuronal type of nicotinic receptors. And we know what happens when NN type of receptor is being stimulated. It will cause the release of neurotransmitters. What are those neurotransmitters? Those are norepinephrine and epinephrine. Definitely ये हमें पता है already. जब आप ganglions को stimulate करोगे, what they are going to do? It is going to release both norepinephrine and epinephrine. तो अब because of this thing, now this norepinephrine and epinephrine, these are going to act on what? Alpha 1 receptors, जो हमें ऑलरेडी पता है अल्फा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? ब्लड वेसल्स में. इट विल कॉज वासोकंस्ट्रिक्शन. वासोकंस्ट्रिक्शन किया तो क्या होगा? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है. देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट ऑन बीटा 1 रिसेप्टर्स, ठीक है. बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ पे हैं? हार्ट में है. एज अ रिजल्ट इट विल कॉज व्हाट? इंक्रीज इन हार्ट रेट, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. सो दिस थिंग इज व्हाट वी कॉल निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. ओके, क्योंकि इसको निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो एसिटाइलकोलिन जो है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, दैट इज NN टाइप ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज बढ़ा रहा है, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, एंड दीज then act on the adrenergic receptors, that is alpha 1 and beta 2 receptors, to cause increase in the blood pressure and heart rate. Okay, clear? So till this we have completed the first part of that question, that is to demonstrate the nicotinic action of acetylcholine. अब suppose यहाँ पे आपने डोज थोड़ा इधर उधर गलत कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर कैसे चेंज हो सकता है? सपोज एक तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है, अगर सपोज आप यहाँ पे एट्रोपिन का डोज सही नहीं देते हो, कम देते हो, देन इन दैट केस जब आप फिर से एसिटाइलकोलिन दोगे, देन यू विल गेट द कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म वाला ग्राफ. अगेन यू विल गेट द फॉल इन ब्लड प्रेशर, देन यू विल गेट द फॉल इन हार्ट रेट. एंड सपोज इफ यू गिव इंक्रीज, लाइक जो डोज हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एसिटाइलकोलिन का, सपोज इससे भी ज़्यादा हमने दे दिया, इन दैट केस there can be chances that you might get the dog dead. Okay, so this is the reason why I am saying in this question you need to remember the dose accurately, because one change in dose and your dog is gone. Okay, so let's see the dose once again. ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इस पर फिर से फोकस करेंगे. ठीक है, पहले दे रहे हैं हम एसिटाइलकोलिन, दैट इज 5 माइक्रोग्राम पर केजी. उसके बाद देंगे एट्रोपिन 1500 माइक्रोग्राम पर केजी, दैट इज हाई डोज. देन वी विल गिव एसिटाइलकोलिन अगेन 750 माइक्रोग्राम पर केजी. ठीक है, 1500 देन 750, जस्ट हाफ कर दिया इसका. ठीक है, अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में आते हैं. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, हमने देख लिया. अब इस निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन को हमें ब्लॉक भी करना है, तो हम इसे ब्लॉक कैसे करेंगे? सो यू नो दिस इफेक्ट, ओके, ये जो इफेक्ट आ रहा है इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये क्यों आ रहा है? इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर क्यों आ रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट? स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर, जो कर रहा है वासोकंस्ट्रिक्शन. तो अगर हम इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, तो जो इंक्रीज इन नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रिलीज हो रहा है बिकॉज ऑफ निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, डू वी गेट द इफेक्ट? देन वी विल नॉट बी गेटिंग द इफेक्ट, क्योंकि ये नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू अल्फा 1 रिसेप्टर. एज अ रिजल्ट देयर विल बी नो वासोकंस्ट्रिक्शन, सो वी विल नॉट गेट दिस निकोटिनिक एक्शन, isn't it? So next what we are going to do is we are going to give one alpha blocker, okay, after the nicotinic action, जैसे आपने यहाँ पे देख सकते हो, that is phentolamine, that is 1000 माइक्रोग्राम पर केजी. फेंटोलामीन हमने दिया, उसके बाद
अगर आपको यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉक करके दिखाना है, देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू विल हैव टू गिव सेम डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन अगेन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एसिटाइलकोलिन कितना दिया है 755, क्यों? क्योंकि पहले हमने 750 और 5 दिया था, द सेम डोज विच वी आर गिविंग हियर, एंड स्टिल we are not getting any effect. Neither we are getting the nicotinic action, or neither we are we are not getting the nicotinic action also, and we are also not getting the normal action of acetylcholine. So it means now, because of administration of phentolamine, those alpha receptors are finally blocked. So that is the reason why we are giving the same dose, that is 755 microgram, okay, because in this case then we will be able to show that the nicotinic action of acetylcholine is completely blocked, क्योंकि हम जो रिसेप्टर है अल्फा 1 रिसेप्टर पे अब हम नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन को और बाइंड करने नहीं दे रहे। सो दैट इज व्हाट इज रिटन हियर, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज स्टॉप्ड बाय फेंटोलामिन। सो दिस मच पार्ट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ओके। पहला वाला पार्ट तो आपने देख ही लिया ऑलरेडी, दिस इज द निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ये है आपका निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन, बट फॉर रीचिंग देयर यू हैव टू डू दिस थिंग। देन next part is to completely block the nicotinic action of acetylcholine, for which you have to give phentolamine. Let's see the doses once again. I have already written here, but still you will just see this dose once again. तो सबसे पहले हम दे रहे हैं acetylcholine 5 microgram per kg, okay. Then we will give atropine 1500 microgram per kg. Then again acetylcholine 750 microgram per kg. At this place we will get the nicotinic action of acetylcholine, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शुरू हो रहा है आपका सेकंड पार्ट। फर्स्ट वी विल गिव फेंटोलामिन टू ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर्स, दैट इज 100 माइक्रोग्राम पर केजी देंगे, अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक हो गया। उसके बाद हम सेम डोज ऑफ एसिटाइलकोलिन देंगे जो हमने पहले दिया है, दैट इज 5 प्लस 750, तो कितना होगा 755 माइक्रोग्राम पर केजी, एंड नाउ वी विल नॉट गेट एनी इफेक्ट। दिस मीन्स दैट निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन इज ब्लॉक्ड, ओके, clear? So with this we have completed the nicotinic action of acetylcholine and how we can block that. So same thing which we have discussed earlier is being written here, BP and heart rate, why they are increasing, because of the stimulation of alpha 1 and beta 1 receptors, and then we are actually mediating the action of sympathetic and parasympathetic ganglia because of the stimulation of the NN receptors by the acetylcholine, okay. And alpha 1 mediated increase in blood pressure, that is because of vasoconstriction, is completely blocked when we give phentolamine, which is a non-selective alpha blocker, okay. So with this we have completed this question also, this question and the previous question. For these two questions you need to remember the doses बहुत important है, or else your dog might die. Now let's discuss the seventh question, that is to show the phenomenon of tachyphylaxis, and then we have to completely block the action of the drug also. So tachyphylaxis के बारे में हमने already discuss किया हुआ था, in which we are giving the doses of the drug, same dose of the drug repeatedly, and slowly the response of the drug keeps on decreasing. और इसके लिए हमने एक ड्रग ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था, दैट इज एफेड्रिन. सो दैट इज द ड्रग विच वी आर गोइंग टू डू, विच वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर हियर, राइट? सो लेट्स सी. So let's see. So these are the steps. Now let me explain this in the enlarged view. Okay. So सबसे पहले आप दे रहे हो एफेड्रिन. Okay. You will get increase in blood pressure, increase in heart rate. Okay. Again the same dose of ephedrine. Again the same dose of ephedrine. क्योंकि हम tachyphylaxis demonstrate कर रहे हैं, so we need to give the same doses of ephedrine. So I would suggest that you don't have to select any dose. Whenever you select the drug, automatically the default dose will be 200 microgram per kg. So you can directly click on inject button. Or suppose if you are selecting the dose, in that case you will have to select the dose again and again whenever you are giving the next dose of drug. And in between आपको पता है कि saline तो देना ही है, that is not a point of question. So ये आपको इस तरीके से करना है, that is you have to give the same dose of ephedrine, and you can see that there is a decrease in response, and we know already why there is a decrease in response, because this ephedrine it acts by two mechanisms. हमने already बताया, एक तो ये directly act करेगा alpha receptor पे, alpha 1 agonist, so it causes vasoconstriction. Next it will also cause the displacement of norepinephrine and epinephrine from the presynaptic vesicles, and then this norepinephrine and epinephrine are going to act on the alpha 1 receptor, again causing vasoconstriction, leading to increase in blood pressure. But if we keep on giving ephedrine continuously, then these stores, that is the stores of norepinephrine and epinephrine in the presynaptic vesicles, will be depleted, and there will be one point when this norepinephrine and epinephrine is completely depleted from the presynaptic vesicles. So in that case, do we get zero response when we give ephedrine? No, we won't get zero response, because still there is direct effect of ephedrine, that is the effect via alpha 1 receptor, where it is directly stimulating the alpha 1 receptor. That is the reason why you can see that यहाँ पे इसका इंटेंसिटी कम तो हो रहा है, ठीक है, बट इट हैज़ नॉट रीच जीरो.
Why the zero is not reached? This is because it is also having its direct action on the alpha 1 receptor. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन, दैट इज टैकीफाइलैक्सिस. ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्वेश्चन क्या था, वी नीड टू ब्लॉक दिस इफेक्ट. ओके, सो वी नो फॉर ब्लॉकिंग दिस बहुत ही सिंपल है. ये क्यों हो रहा है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ अल्फा 1 रिसेप्टर. तो हम अल्फा 1 ब्लॉकर ही दे देंगे. अल्फा 1 ब्लॉकर देने के बाद में अगर फिर से हमने एफेड्रिन दिया तो डू वी गेट एन इफेक्ट? वी वोंट गेट एन इफेक्ट. तो अल्फा 1 ब्लॉकर वी नो फेंटोलामिन, इट इज अ नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, सो इट कंप्लीटली ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ एफेड्रिन. यहाँ पे आप देख सकते हो. इसके बाद हमने दिया फेंटोलामिन. देन whenever we are giving a blocker, to show the effect of blocker we will have to give agonist later. So we have given ephedrine next. Now you can see there is no effect. So this is about tachyphylaxis which is observed with ephedrine. Along with ephedrine there are many other drugs which also show the phenomenon of tachyphylaxis, but in this dog BP experiment you have only this drug, that is ephedrine, out of all the other drugs, which is going to show the phenomenon of tachyphylaxis. And to completely block the action of ephedrine you will have to give phentolamine, which is a non-selective alpha blocker. So this is what I have written. So the same thing which we have already discussed. Okay, what is tachyphylaxis? Tachyphylaxis is rapid acute decrease in response to a drug after repeated doses, rendering it less effective. Okay, and it occurs with ephedrine because it is having both the function, that is indirect function, and it is also having a direct function. Okay, so this is shown, this phenomenon, this tachyphylaxis is because of the depletion of the norepinephrine and epinephrine which is present in the synaptic vesicles, that is synaptic presynaptic vesicles. presynaptic neuron में जो आपका norepinephrine and epinephrine का store है वो deplete हो जाता है. And how we block the effect completely, that is by giving phentolamine, which is a non-selective alpha blocker. So with this we have completed this question also. Now the next question, select 3 different agonists along with appropriate doses which will cause rise in blood pressure. Then select an appropriate blocker to block their BP elevation action. बहुत ही सिंपल है. लाइक यू नीड टू नो द ड्रग्स विच आर गोइंग टू कॉज इंक्रीज इन द मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर. मतलब जो वासोकंस्ट्रिक्शन कर रहा है डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर. तो लेट्स सी. तो पहला यहाँ पे जो ड्रग है नॉरएपिनेफ्रिन, ऑब्वियसली अल्फा 1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा तो वासोकंस्ट्रिक्शन करेगा. देन नेक्स्ट वी हैव ephedrine, again it stimulates alpha 1 receptors causing vasoconstriction leading to increase in the blood pressure. Then we have epinephrine. Epinephrine जब दे रहे हैं तो initially there is an increase in the blood pressure, then following that there is a dip because of the biphasic, that is the biphasic response. तो in हर cases में we have this alpha 1 agonistic property. And now if we have to block this, what is the drug which we have to give for blocking the alpha 1 receptor? हमने अभी तक ऑलरेडी 2 बार डिस्कस कर लिया, that is phentolamine. तो ये देखिए आप, फेंटोलामिन हमने दिया है. अब उसके बाद अगर हमें दिखाना है कि इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसके कारण हमारा पहले वाला इफेक्ट जो है वो डिसअपियर हो रहा है. सो टू शो दैट व्हाट वी हैव टू डू, अगेन वी विल हैव टू गिव द एगोनिस्ट जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है. दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन दिया, कोई इफेक्ट नहीं. एफेड्रिन दिया, कोई इफेक्ट नहीं. एपिनेफ्रिन दिया तो फॉल इन ब्लड प्रेशर. वाई? बिकॉज बीटा 2 रिसेप्टर तो हमने ब्लॉक नहीं किया, तो बीटा 2 रिसेप्टर पे स्टिल एपिनेफ्रिन काम करेगा. एंड बीटा 2 रिसेप्टर कॉजेज व्हाट? इट कॉजेज वासोडाइलेशन. वासोडाइलेशन करेगा तो क्या है? डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. ठीक है. द सेम थिंग विच वी हैव डिस्कस्ड इन वासोमोटर रिवर्सल ऑफ डेल एंड वासोमोटर रिवर्सल, द सेम थिंग. ठीक है. तो ये है इस क्वेश्चन में. तो इस क्वेश्चन में मैं ज़्यादा और एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपको बस देना है एगोनिस्ट जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है. एंड देन यू विल ब्लॉक द अल्फा रिसेप्टर, दैट इज बाय फेंटोलामिन. एंड देन अगेन whenever you are giving a blocker, next you will have to give agonist also. So that is a common dictum. Okay, so ये सेम थिंग जो मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है. ठीक है. सो दिस इज द सेम थिंग. फेंटोलामिन हैज़ ब्लॉक्ड द एलिवेशन ऑफ BP. Now 9th question, very important. This is to identify the unknown drug, and if your luck is not that good then you might get this question in your exam also. Okay, but बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल. यहाँ पे आपको डोज वगैरह कुछ याद नहीं रखना है. खाली वो 2 क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म और दूसरा है आपका निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन. ओनली इन दोज 2 क्वेश्चंस यू नीड टू रिमेंबर द डोज. रेस्ट आपको कोई डोज याद नहीं रखना है. आप रैंडमली जो आपको मतलब डिफॉल्ट में जो आपको डोज मिल रहा है बस उसको आप रखोगे एंड यू विल क्लिक ऑन द इंजेक्ट बटन. तो यहाँ पे भी वही सेम करना है. तो यहाँ पे वी हैव टू फाइंड the unknown drug. Okay, so this is available in the exam mode. You can see in the drug and procedure list there is something which is called as the unknown. Okay, so this unknown is definitely going to be one of the drugs which are already known to you, but हमें जानना है कि ये कौन सा ड्रग है.
तो ये कैसे हम करेंगे, इसको करने का एक स्टेप वाइज मैनर अप्रोच है. सो वी विल डिस्कस दैट सो दैट यू डोंट मिस एंड यू विल गेट द आंसर्स करेक्ट एवरी टाइम. ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, द फर्स्ट स्टेप, वेन एवर वी आर गेटिंग दिस क्वेश्चन टू आइडेंटिफाई द अननोन ड्रग, फर्स्ट हमने सारे एगोनिस्ट दे देने हैं. ठीक है, वी विल हैव टू एडमिनिस्टर ऑल द एगोनिस्ट. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, आइसोप्रेनालिन, एसिटाइलकोलिन, हिस्टामिन, एफेड्रिन, हमने ये सारे एडमिनिस्टर कर दिया. तो फर्स्ट स्टेप हो गया. फर्स्ट स्टेप इज टू एडमिनिस्टर ऑल द एगोनिस्ट्स इन द पैनल. ओके, वो जो ड्रग पैनल है वहाँ पे जितने भी एगोनिस्ट आपको पता है सबको आपको एडमिनिस्टर कर देना है. देन सेकेंड स्टेप ये होगा कि आपको अननोन को एडमिनिस्टर करना है. ठीक है, अननोन. After administering all the agonists, then you are going to administer unknown. Now, in this case, you can have two different outcomes. एक आपको कुछ एक ग्राफ मिला, ठीक है, एक आपको कोई ग्राफ नहीं मिला. ठीक है, अगर सपोज आपको कोई भी ग्राफ नहीं मिल रहा है, ठीक है, इन दैट केस आपको ये समझ जाना है कि आपके पास जो अननोन ड्रग है दैट इज डेफिनेटली एन एंटागोनिस्ट. बट कौन सा एंटागोनिस्ट वो हमें पता नहीं है, वो आगे के स्टेप में पता चलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कोई भी इफेक्ट नहीं है, कोई भी इफेक्ट नहीं. ऑब्वियसली कोई भी इफेक्ट होना भी नहीं चाहिए. अगर एंटागोनिस्ट है तो उसका इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो जीरो है, वो खुद तो कुछ एक्ट नहीं कर सकता, बट वो दूसरा इफेक्ट को ब्लॉक कर सकता है. सो डेफिनेटली दिस ड्रग विच वी आर हैविंग नाउ, विच वी आर डिस्कसिंग, इज एन एंटागोनिस्ट. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. बट सपोज यहाँ पे हमने दिया था ये ड्रग अननोन एंड सपोज वी वुड हैव गॉटन दिस काइंड ऑफ रेस्पॉन्स. ओके, ऐसा. ठीक है, दैट इज फॉल इन ब्लड प्रेशर एंड फॉल इन हार्ट रेट एंड दिस इज इवेनेसेंट ऑल्सो, मतलब छोटा सा है. सो इन दैट केस व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इन दैट केस द नेक्स्ट स्टेप इज यू विल कंपेयर दिस ग्राफ विथ द प्रीवियस ग्राफ्स. ओके, द प्रीवियस ग्राफ्स मतलब एगोनिस्ट वाले ग्राफ. और ये आपको एक्चुअली कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको तो ऑलरेडी पता है कि इवेनेसेंट रिस्पॉन्स, डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन द हार्ट रेट कौन से ड्रग से होता है, एसिटाइलकोलिन से होता है. सो इन दैट केस दिस अननोन विल बी एसिटाइलकोलिन. सिमिलरली आपको जो भी अननोन मिला है, अगर सपोज आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ मिल गया, सपोज आपको ग्राफ ऐसा ही मिल गया, ठीक है, तो इन दैट केस आपको पता है कि ऑलरेडी ये किसके कारण हो रहा है, एफेड्रिन के कारण हो रहा है. तो इन दैट केस आवर अननोन विल बी एफेड्रिन. ठीक है, क्लियर. बट सपोज in this case what we are seeing, we are not seeing any graph, it means this is an antagonist 100%. ये तो क्लियर है. ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे थर्ड स्टेप. सो हाउ डू वी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ एंटागोनिस्ट, जो हमने ऑलरेडी बताया है. पहले एगोनिस्ट देंगे, देन एंटागोनिस्ट देंगे, देन अगेन वी विल गिव एगोनिस्ट. एंड सपोज इफ नाउ वी आर नॉट गेटिंग द इफेक्ट ऑफ द एगोनिस्ट, इट मीन्स डेफिनेटली वी हैव गिवन द करेक्ट एंटागोनिस्ट. तो अब हमने यहाँ पे देना है ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ agonist. Okay, and we have to see whether the response of agonist has changed as compared to the response which was there earlier before the administration of unknown. तो हमने सबसे पहले दे दिया यहाँ पे एपिनेफ्रिन. ठीक है, तो एपिनेफ्रिन में आप देख रहे हो कि बाइफेजिक रिस्पॉन्स आ गया, मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉक नहीं है, बीटा रिसेप्टर भी ब्लॉक नहीं है. ठीक है, अल्फा 1, बीटा 2 कोई भी ब्लॉक नहीं है. तो इसका मतलब ये तो आप क्लियरली आप समझ जाओ कि इसके बाद में आपको नॉर एपिनेफ्रिन देना नहीं है, आपको एफेड्रिन भी नहीं देना है. ये दोनों आपको नहीं देना है. वाई? बिकॉज from this only you can understand that the antagonist which we are having in our in the unknown drug, it is not going to act on alpha and beta receptors. adrenergic receptor पे ये काम ही नहीं कर रहा है, तभी तो आपको बाइफेजिक रिस्पॉन्स मिल गया प्रॉपर आफ्टर गिविंग एफिनेफ्रिन. सपोज ये अगर एक एड्रेनर्जिक ब्लॉकर होता लाइक प्रोप्रानोलोल या पेंटोलामीन, तो इस रिस्पॉन्स में कुछ तो वेरिएशन होता, वी वुड हैव नॉट गॉटन द बाइफेजिक रिस्पॉन्स, राइट. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट गोइंग टू बी एन एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट. ठीक है, तो ये हो गया क्रॉस. अब हमारे पास में और दो ही ग्रुप बचे हैं, एक हो गया आपका एंटी हिस्टामिनिक और एक हो गया आपका एंटी मस्कैरिनिक. तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंटी मस्कैरिनिक हम ट्राई करेंगे, आप एंटी हिस्टामिनिक भी ट्राई कर सकते हो, यूर विश. ओके, सो यहाँ पे हमने ट्राई किया एंटी मस्कैरिनिक. सो वी हैव गिवन एसिटाइलकोलिन एंटी मस्कैरिनिक कुछ टेस्ट करने के लिए. अभी तक हमने यहाँ पे हमने एंटागोनिस्ट फिर से दिया नहीं, हमने जस्ट खाली बस देखना है कि वी आर गेटिंग द सेम इफेक्ट और नॉट. इफ वी आर नॉट गेटिंग एनी इफेक्ट 100% इट इज दैट पर्टिकुलर एंटागोनिस्ट. ओके, अगेन यू कैन सी सेम रेस्पॉन्स पहले जो एसिटाइलकोलिन का था, इवन आफ्टर गिविंग द अननोन ड्रग यू आर गेटिंग द सेम रेस्पॉन्स. इसका मतलब ये अननोन ड्रग जो है ये M1, M2, M3 रिसेप्टर पे भी काम नहीं कर रहा है, तो मतलब ये एट्रोपिन भी नहीं है. ठीक है, सो ये मस्कैरिनिक ब्लॉकर नहीं है. ठीक है, अब हम देंगे तीसरा ग्रुप ऑफ ड्रग दैट इज हिस्टामिन. अब आप देखो हिस्टामिन का जो रेस्पॉन्स है वो यहाँ पे कम आ रहा है. अब जब पहले आपने हिस्टामिन दिया था दिस वाज द रिस्पॉन्स,
Now, after the administration of unknown, the intensity or the amplitude has decreased, the fall in blood pressure has decreased. So this means this drug which we are having as unknown is either a H1 blocker or an H2 blocker, मतलब हिस्टामिनर्जिक ब्लॉकर तो है. अब इन दोनों में हमें पता करना है कि ये H1 ब्लॉकर है या H2 ब्लॉकर, एंड दिस इज द ट्रिकी पार्ट. ओके, सो हियर व्हाट वी डू नेक्स्ट. ओके, नाउ वी नो इट इज आइदर H1 ब्लॉकर और H2 ब्लॉकर. सो नाउ वी विल गिव any one of these. Okay, we can either give one H1 blocker or we can give H2 blocker. That is up to you. आपको जो ड्रग देना पसंद है आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So we know what is the H1 blocker which we already know, that is मेपाइरामिन, and H2 blocker which we know, that is सिमेटिडिन. तो मैंने ट्राई किया है कि मैं पहले H1 ब्लॉकर दे रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने H1 ब्लॉकर दे दिया मेपाइरामिन, ठीक है. डोज की चिंता आपको करना नहीं है. डोज जो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहा है डिफॉल्ट में, आपको उसी डोज पे इंजेक्ट करना है, ठीक है. हमने दे दिया फर्स्ट H1 ब्लॉकर, देन फिर हमने फिर से हिस्टामिन देना है, ठीक है. अगर आप H2 ब्लॉकर दे रहे हो देन ऑल्सो आफ्टर दिस यू हैव टू गिव हिस्टामिन. अब सपोज हमने जब इसके बाद जब हिस्टामिन दिया, ठीक है, ये तीसरी बार है जब हम हिस्टामिन दे रहे हैं. पहले हमने स्टार्टिंग में दिया था, फिर ब्लॉक करने के बाद में दिया था, अब हमने H1 ब्लॉकर दिया है, उसके बाद फिर से हमने हिस्टामिन दिया है. अब देखो फिर से हमें सेम ही रिस्पॉन्स मिल रहा है जो पहले मिला था. यहाँ पे जो सेकेंड रिस्पॉन्स है एंड थर्ड रिस्पॉन्स है, बोथ ऑफ दिस आर सेम. तो ये रिस्पॉन्स तो तभी हो सकता है जब अभी तक स्टिल देर आर सम रिसेप्टर्स विच आर स्टिल एक्टिव, हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स स्टिल एक्टिव, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे H1 ब्लॉकर दे दिया है, प्लस हमारे पास एक एंटागोनिस्ट है जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है. अब दो तरह के ब्लॉकर्स हमने दिए हैं, बट स्टिल वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स. एंड इन दिस केस नाउ यू विल ईजिली अंडरस्टैंड इफ यू यूज कॉमन सेंस. यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो एंटागोनिस्ट हमारे पास था वो और कुछ नहीं बल्कि H1 ब्लॉकर ही है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट इज मेपाइरामिन. क्यों, वाई इज इट H1 ब्लॉकर? क्योंकि सपोज अगर ये H2 ब्लॉकर होता, ठीक है, जो अननोन ड्रग है, सपोज लेट अस टेक द अननोन ड्रग वाज H2 ब्लॉकर, दैट इज सिमेटिडिन, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या दिया था, मेपाइरामिन. मेपाइरामिन देने के बाद में अगर हम हिस्टामिन देते तो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेपाइरामिन तो H1 ब्लॉकर है और हमारे पास जो अननोन था वो क्या था, H2 ब्लॉकर. तो H1 और H2 दोनों ही ब्लॉक हो जाएंगे, तो क्या बोलते हैं, हिस्टामिन का कोई इफेक्ट दिखेगा? कोई भी इफेक्ट नहीं दिखेगा. तो यहाँ पे नो इफेक्ट होना चाहिए था. बट सिंस यहाँ पे वी आर गेटिंग द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन, इसका मतलब क्या है, हमने H1 ब्लॉकर तो दिया है, प्लस वहाँ में भी हमारा H1 ब्लॉकर ही है, दैट इज अननोन इज ऑल्सो H1 ब्लॉकर. That's the reason why still H2 blocker is active, and as a result you are getting the action of histamine, that is the same action, that is fall in blood pressure. Okay, so this is how you predict whether it is how you decide whether it is H1 blocker or H2 blocker. Now you can do it in the other way also. Suppose हमने यहाँ पे मेपाइरामिन की जगह में सिमेटिडिन ही दे दिया होता. सपोज हमने जो फर्स्ट ड्रग चॉइस किया, मैंने चूज़ किया बेसिकली मेपाइरामिन. सपोज आपने चूज़ किया होता सिमेटिडिन, आपको सिमेटिडिन पसंद है तो आपने सिमेटिडिन दिया. उसके बाद आप फिर से हिस्टामिन देते तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता? आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता. वाई? क्योंकि हमें तो पता है, अभी तो हमने आंसर तो हमें पता चल चुका है. हमारे पास क्या था, H1 ब्लॉकर, अब हमने यहाँ पे दे दिया H2 ब्लॉकर, ठीक है. अगर इसके बाद कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन इट मीन्स व्हाट, जो पहला वाला जो था ड्रग वो H1 ब्लॉकर था, तभी यहाँ पे H2 ब्लॉकर देने के बाद भी वी आर नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स. बट सपोज यहाँ पे हमने सिमेटिडिन दिया होता इंस्टेड ऑफ मेपाइरामिन, यहाँ पे हमने सिमेटिडिन दिया होता. आफ्टर दैट व्हेन वी गिव दिस हिस्टामिन, still we are getting the response. Okay, still we are getting the response. Now you know why we are getting the response. In that case what will be the scenario? Then the unknown drug will become H2 blocker, क्योंकि हमने H2 blocker तो अपनी तरफ से दे दिया है, but still we are getting the response. It means H1 should be spared, and for H1 to be spared the unknown drug should not be an H1 blocker, it should be H2 blocker, and H2 blocker is सिमेटिडिन. तो ये आपको समझ आ गया, जो ड्रग आप यहाँ पे दे रहे हो उसके हिसाब से आपको नेक्स्ट वाला स्टेप करना है. इट इज़ नथिंग साइंटिफिक, इट इज़ बेसिकली कॉमन सेंस. अगर आप के पास एक H1 ब्लॉकर है जो अननोन ड्रग है, ठीक है, आपको तो पता नहीं कि अननोन ड्रग क्या है, H1 ब्लॉकर है या H2 ब्लॉकर है. आप अपनी तरफ से दे रहे हो H1 ब्लॉकर, उसके बाद में आप दे रहे हो हिस्टामिन, स्टिल आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसका मतलब क्या है कि कुछ तो रिसेप्टर है जो बचा हुआ है, अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ है, तो वो H2 रिसेप्टर बचा हुआ होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी तो H1 ब्लॉकर दे दिया है. और वो H2 रिसेप्टर को बचने के लिए आपका अननोन ड्रग को क्या होना चाहिए, H1 ब्लॉकर, ठीक है.
Similarly, you can make the scenarios for H2. And suppose if you are not able to get the answer for this H1 and H2 blocker, then try to make one, what do we say, a table, and just by heart that table, ये भी कर सकते हो, but it is not needed actually, you know, this is just common sense. अगर आपने सेम ब्लॉकर दिया है जो अननोन ड्रग में था, देन यू विल स्टिल गेट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन. और अगर आपने डिफरेंट ब्लॉकर दिया है कंपेयर टू दैट विच इज प्रेजेंट इन द अननोन ड्रग, देन यू विल नॉट गेट एनी इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन. ठीक है, सो दैट इज हाउ यू find out the unknown drug. So with this we have completed this one also. So these are the steps which I have already mentioned, जो आपने already देखा है. Step 1, first we give all the agonists, then step 2 we are going to give the unknown drug, and then we are going to compare it with the previous graph. Suppose in our case there was no effect, so definitely it is an antagonist. Now we are going to give one by one the agonist, and we have to check whether there is any change in the action of the agonist, okay, in the presence of the unknown drug. There is a decrease in the action of histamine, as we have seen, compared to the earlier response. This means our drug should be either H1 or H2 blocker. Then step 5 में हमने दिया mepyramine, that is H1 blocker, and then again we will give histamine. Now after giving histamine, still we can see the response. Okay, this means only H1 receptor is blocked due to mepyramine and the unknown drug, and H2 receptor is spared. So for H2 receptor to be spared, the unknown drug should also be an H1 receptor blocker and not H2 receptor blocker. Thus the unknown drug is what? Mepyramine. ठीक है, क्लियर. तो दीज आर द स्टेप्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. वो सेम स्टेप आपको, अगर आपको डाउट हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो. आपको इसको याद करना है तो आप याद भी कर सकते हो, बट इट इज़ नॉट नीडेड टू बाई हेड, बिकॉज यू नो एट द एंड यू हैव टू यूज कॉमन सेंस ओनली, दैट्स इट. And just in case, suppose if you don't get time and if you're not able to understand the concept in the end, then in that case you can also go with the table format. Okay, so this was about the different exercises which we can discuss, and I have tried to cover almost all the important questions which are usually being asked in the practical exams. This is a very important part of MBBS practical, because this question comprises of 10 marks, and if you do it correctly and if you answer the questions properly in Viva. So I have tried to cover some of the Viva questions also, like the explanation behind each of these graphs. Those are the questions which you are going to get. Suppose if you are going to suppose if you are able to answer all these questions, then only you will be given next question. And you know, for in that case you need to have a complete knowledge of the adrenergic and the parasympathetic system. So for that you need to go through the theory, but with this you can actually complete the graph, and you can get a score of at least 7 to 10. उसके अंदर आपको तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज वंस यू आर डन विद द ग्राफ, योर हाफ जॉब इज डन, एंड नेक्स्ट पार्ट इज जस्ट द वाइवा पार्ट. वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, और अगर आपने ये कर लिया है तो डेफिनेटली आपको पता है कॉन्सेप्ट इसके पीछे क्या है, उसको आपको बस एक्सप्लेन कर देना है. So with this I would like to end this class. So I hope you like my content. So if you like my content, please do like, share, subscribe, comment, and also press the bell icon so as to get notified whenever I upload a new video. Thank you guys. Let's go. Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it